आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूं कुलदीप मिश्र। ये है आज तक रेडियो और ये शो जो आप सुनने के लिए आसन जमाकर बैठ गए हैं या लेट गए हैं या किसी भी मुद्रा में है, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, पसर कर आप सुन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। क्योंकि यात्रा लंबी है और कान में ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कि हमारे पाणिनी बाबा की भाषा शास्त्र में बहुत रुचि है और मैं और वो दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं और कमलेश ताऊ भी बोलते हुए इधर उधर निकल जाते हैं, तो इस मामले में हम लोग कंप्लीट आत्मनिर्भर हैं। मैं एक प्रश्न प्रदेश से आता हूँ, एक प्रश्न चिन्ह वहां लगा हुआ है। कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, क्योंकि हम कोई खास कोशिश नहीं करते हैं, कोई एफर्ट नहीं करते हैं सभ्य और संसदीय बने रहने के लिए। तो जो जैसा फील करते हैं वैसा कहते हैं, क्योंकि ये शो ही ऐसा बवाल से कहते हैं तीन ताल। तो लीजिए साहब, तीन ताल का तीसरा एपिसोड देखते ही देखते आ गया और इस शो में रंग भरने वाले जो चित्रकार हैं, जिनकी आवाज अब आप पहचानने लगे होंगे, उनका नाम है कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ। ताऊ का स्वागत। और दूसरे हमारे बातूनी बाबा पाणिनी आनंद बाबा की जय हो। जय हो, जय हो। तीन ताल के तीसरे एपिसोड में अपन जो बीता हफ्ता था उसमें जो जिन चीजों पे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें से कुछ चुनिंदा चीजें हमने चुनी है जिन पर अपन गप करेंगे। एक बात और है इस एपिसोड में जो अब नई हो रही है कि तीन ताल में आज वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे हैं हमारे आज तक रेडियो के कलीग, हमारे साथी ऋतुराज। तो अंतिम पंक्ति के श्रोता से अपील करता हूं कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। ये जो ऋतुराज जी हैं, इनको हम काहे के लिए बुलाए हैं पाणिनी बाबा? ये दरअसल हस्तक्षेप के लिए है कि अभी एक व्यक्ति बजा रहा है, दो तबले बज रहे हैं और सामने से कोई एक आदमी होना चाहिए जो कहे कि बजौलस तो, है ना, कि ई का बजावत हुआ। ये वाला जो उसमें एक बनारसी ठेठपन है, हस्तक्षेप के लिए जो गुंजाइश है, तो इसको थोड़ा सा और लोकतांत्रिक रखने के लिए और घाट से गठरियां लाद के गंगा के तीरे चले हुए गर्दभों को नियंत्रित करने की जो एक महती आवश्यकता पिछले दो पॉडकास्ट में हमें महसूस हुई, तो इसके लिए हमने ये एक व्यक्ति, हमारे ऋतु भाई जो हैं, इनसे कहा गया है कि भाई ये हस्तक्षेप के तौर पे इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और जैसे महावत अंकुश से गज को नियंत्रित करता है, उसी तरह से ये मूल रूप से नियंत्रण का काम करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे अगर विचार प्रस्फुटित हो तो उसके ऊपर, हाँ, तो उसको भगोने पे, उबलते भगोने पे रखी तश्तरी के ऊपर रखे सिलबट्टे की तरह नहीं देखना चाहिए। उसकी भाप रिसने देनी चाहिए, निकलने देनी चाहिए। तो जहां प्रस्फुटित हो वहां फूट जाने दीजिएगा। विचारों का नहीं निकलना भी एक व्याधि है और वात, कफ और पित्त तीनों चीजों से इसका संबंध है। तो इसलिए जब भी विचार आए तो प्रकट भी करेंगे। ऋतु की ये भूमिका रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। महावत का ही रोल है, हाथियों के सर पे बैठे हैं। तो ये हमारे अपना अपना परिचय दे दिया उत्तर प्रदेश से और कहीं से। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे कि मिर्जापुर से हम लोग शुरू करेंगे, तो मिर्जापुर कहीं हो, हमारा परिचय वही है कि उसमें जो माल चल रहा है वो हमारे यहाँ का ही है। हाँ ठीक है, सारी फैक्ट्री मुंगेर में ही है। मुंगेर में ही है। ठीक बात है। तो हमारे स्क्रू टाइट रखेंगे, मतलब हम तीन ताल हैं और ये खड़ताल हैं ऋतुराज जी। ये तीन ताल में नया एडिशन है। नहीं, ये तबले की हथौड़ी है। तबले की हथौड़ी है, हाँ, जो तालबद्धता में स्वरों के विन्यास को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है। तो पहला टॉपिक जिसपे अपन आज बात कर रहे हैं, जिसपे इस वक्त आधा सोशल मीडिया बात कर रहा है मीम्स के जरिए, वो है मिर्जापुर 2। देख ली क्या आप सभी लोगों ने? हमने देख ली, एक ही धचक्के में देख ली। सोचा नहीं, एक बार बैठे तो फिर उठे ही नहीं और अंत तक जो है वो काफी लंबा पड़ा एक्चुअली, पर वो अंत तक मैं सोफे में धंस चुका था। और जो मेरे अरमान थे मिर्जापुर 2 से, वो मेरे पूरे नहीं हुए। बहुत ही कहीं कहीं पे बहुत अनावश्यक चीजें जो है घुसेड़ दी गई थी। पर मुझे ये अच्छा लगा कि वो
कंप्लीट हो गई लगभग। वो जो लोग लटका के छोड़ देते हैं ना, इसमें भी लटका के छोड़ा है। सीजन 3 मिर्जापुर 3 के लिए कुछ स्कोप रखा गया है, पर जो मुख्य उद्देश्य था बदले का वो पूरा हो चुका है इस बार। कालीन भैया भी जिंदा है लेकिन। हाँ, वो सीजन 3 के लिए रखा गया उनको। पांडे बाबा, आपको कैसी लगी? तो मिर्जापुर को लेकर के जो मुझे लगता है कि मिर्जापुर 2 क्यों है, ये तो मिर्जापुर 1 के साथ ही रिलीज हो सकता था, क्योंकि इसमें कहानी किसी नए आयाम पे नहीं जा रही है। दरअसल मिर्जापुर के जो पहले एपिसोड्स थे सीजन 1 के, उन्हीं का एक्सटेंशन है ये। उसी कहानी को, जो उसका अधूरापन था, उसको पूरा कर रही है। इसमें कोई नई चीज नहीं जोड़ करके ला पा रहे हैं। तो एक चीज तो मुझे लगता है कि वो नयापन जो अपेक्षित था मिर्जापुर 2 से, वो मुझे इसमें नहीं मिला। वही जेपी यादव हैं, वही मुख्यमंत्री महोदय हैं। एक कैरेक्टर मुख्यमंत्री की बिटिया इसमें नहीं आई है, लेकिन और ये शरद शुक्ला का जो प्रादुर्भाव है, हाँ, वो थोड़ा बड़ा हो। हाँ, वो थोड़ा सा बढ़ा है। और बिहार तक ये पहुंच गए हैं। मतलब आप सोचिए कि मुंगेर, सिवान तक अब मिर्जापुर का प्रसार हो रहा है। लेकिन अभी तक मिर्जापुर का इतना प्रेमी व्यक्ति होने के बावजूद, क्योंकि मुझे मिर्जापुर की लस्सी बहुत पसंद है, हद से ज्यादा। मिर्जापुर की मिठाइयों में एक खास कशिश है, जो कि कभी कभी बनारस की मिठाइयों में भी नहीं मिलती है। मिर्जापुर की गंगा में एक अजीब सी नेचुरलिटी है, जो कि बनारस में नहीं मिलती है। मुझे ये दोनों चीजें मिर्जापुर की सीरीज में अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऐसा क्यों किया है निर्देशकों ने कि वो मिर्जापुर की गंगा को, और वो पुरानी छतरियां, वो पुरानी परकोटे बने हुई मेहराबदार, जहाँ पे ये नौबत खाने बने हुए हैं और चुंगी वसूली के दरवाजे हैं, वो पुराना सकरा से जो पुल है मिर्जापुर में, जिस पुल से हम दाखिल होते हैं, क्यों वो मिर्जापुर का पुल और क्यों मिर्जापुर की वो गंगा एक खुले आंचल वाली, जिसमें रेत और पानी बराबर दिखाई देते हैं, वो गंगा की सारी, वो गंगा का आंचल क्यों नहीं इस पूरे सीरीज में 20 एपिसोड में भी ये लोग नहीं दिखा पाए? मुझे एक तो ये तकलीफ है। दूसरा मुझे तकलीफ जो बहुत बड़ी इनकी विषय वस्तु को लेकर के है, वो ये है कि ये पूर्वांचल और आधे बिहार को मिर्जापुर में अब समेट के ले आए। लेकिन ये 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख ही नहीं रहे हैं पूर्वांचल और बिहार में अपराध के लिए, जो जिनको बाईपास किया ही नहीं जा सकता है। मतलब आप ये समझें कि आप शिवालय में हैं और शिवाय नहीं है। आप पूर्वांचल के अपराध की बात करेंगे तो 3 शहरों का नाम लेना और उन्हें दिखाना, या उनसे मिर्जापुर के ताल्लुकात की पुनर्स्थापना करना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना वो हो नहीं सकता है। वो 3 है। नंबर 1 पे है बनारस, द एपिसेंटर ऑफ क्राइम। हमेशा से नाभिक रहा है बनारस। सारे गिरोह बने वहां से हैं, सारे गिरोहों की सप्लाई वहां से रही है। गिरोहों के परस्पर सामंजस्य और बहुत सारे गिरोहों के एक साथ आने के समझौते की जमीन भी बनारस रहा है। बनारस इस सीरीज से मिसिंग है। देवरिया, बलिया, सुल्तानपुर, सबका जिक्र है, बस बनारस का ही नहीं। बनारस नहीं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, पूर्वांचल की राजधानी का दावा करने वाला और भौगोलिक रूप से दरअसल पूर्वांचल का केंद्र होने वाला और अपराध के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात चर्चित नाम रहा गोरखपुर भी इस पूरे प्रकरण से गायब है। ये बहुत अजीब सी बात है कि सबसे ज्यादा अपराधी जिस डॉन और माफिया टाइप के लोग जिस जिले से आते हैं, उस जिले का जिक्र अभी तक नहीं आया है। हम आसपास, ऐसा लग रहा है कि मिर्जापुर ने अपने से छोटे सारे जिलों को चुन लिया है, लेकिन अपने से बड़े से एकदम दिखाने नहीं चाहता है, कहीं उनके वांग्मय में और उनके नाम में ये इसको खा ना जाए। और तीसरा एक जिला और है जिसके बिना पूर्वांचल में अपराध की कथा और उसके वैश्विक प्रादुर्भाव की चर्चा नहीं हो सकती है। मुंबई की हर टीम में शूटर से लेके और स्पॉट बॉय तक, आजमगढ़ के बिना, मतलब बिना आजमगढ़ आप पूर्वांचल की बात करें, साउथ से लेकर के, और कितने सारे लोग वहां से निकल करके तैयार हुए अभी तक। जैसे ये भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता के बच्चों की प्लेसमेंट होती है ना, दनादन सीधे के सीधे निकल जाते हैं, वैसे ही आजमगढ़ से एक एक गांव से कितने कितने बच्चे जाकर के अन्य राज्यों में और अन्य तरह तरह की ABCDE कंपनियों में जो है वो वहां पे रंगरूट भर्ती हो जाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट होते हुए भी उस जिले का नाम नहीं है।
तो मास रिक्रूटमेंट, हाँ, मास रिक्रूटमेंट जहां से होता है, तो बिना बनारस, गोरखपुर और आजमगढ़ के आप पूर्वांचल और बिहार में घुस गए हैं, ये धृष्टता इस बार निर्देशक ने कर दी। जब तक वो मिर्जापुर जौनपुर के बीच में हुतू तुतू खेल रहे थे तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। एक यहाँ पे मैं वो दर्ज कर देता हूँ रिकॉर्ड, फॉर द रिकॉर्ड, कि गोरखपुर से ही पिछले सीजन का अंत हुआ था। जो गोली कांड हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी। हाँ, लेकिन जिसमें कि बबलू पंडित मारे गए थे, वो गोरखपुर था। उसमें गोरखपुर का जिक्र आया था। केवल वेन्यू आ गए हैं सर। हाँ, केवल वेन्यू आ गए हैं, और मुझे लगता है कि उसको नहीं माना जाएगा कि वो गोरखपुर गए हैं। गोरखपुर केवल एक स्थान के तौर पे है। हाँ, इसको मतलब पूर्वांचल की सबसे बड़ी गद्दी मिर्जापुर को बना दिया गया है, जो कि असल में ऐसा है नहीं। और मुझे एक आखिरी नाम इसमें और जोड़ना है, जैसे हस्तक्षेप के तौर पर ऋतु आज जुड़ गए हैं, वैसे इन 3 नामों के साथ भी एक और नाम है। अतिशय लखनऊ दिखाने के बावजूद अभी तक इलाहाबाद क्यों नहीं गए भाई मिर्जापुर ये, जबकि वो गोपीगंज गदागंज पार करके सबसे पहले इलाहाबाद भागते हैं इलाज पाने के लिए, मिर्जापुर वाले। लेकिन इलाहाबाद नहीं गए हैं, जबकि हाईकोर्ट वहां से है और अपराध की दृष्टि से इलाहाबाद इसलिए कोर फोकस रहता है क्योंकि यहाँ पे न्यायाधिकरण है, और इलाहाबाद वो जगह है जहां से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बृहद और पूर्वांचल और बिहार, इन 4 दिशाओं में जाने के लिए जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है भौगोलिक रूप से, वो इलाहाबाद, जहां से आप रीवा सतना भी आसानी से भाग पाते हैं। मैहर की तरफ अगर आपको जाना हो, आप चंबल भी आ पाते हैं, आप बुंदेलखंड की परिधि में घुसते हैं, आप लखनऊ वहीं से कनेक्ट होते हैं, वही एक हाईवे है प्रतापगढ़ और रायबरेली होते हुए, और वहीं से आप जो है बिहार और बनारस के लिए भी प्रवेश, तो वो प्रवेशिका है एक तरह से बीचों बीच स्थित। तो इलाहाबाद हैज बीन इग्नोर्ड और लखनऊ को ओवर पुश कर दिया गया है इस सीरीज में। ये एक संशय, लखनऊ जिसको पूर्वांचल का हम हिस्सा भी नहीं मानते हैं, वहां बहुत ज्यादा चले गए हैं। इतनी फ्रिक्वेंटली लखनऊ का आना मुझे बार बार ऐसे लग रहा है जैसे नवरात्रों के दिनों में कोई चाइनीज ऑर्डर कर दे, कॉस्ट कटिंग। हाँ। एक बात और मैंने नोटिस करी है कि वो क्या होता है कि जैसे शरद शुक्ला जौनपुर में है ना, और जब मन होता है तब वो मिर्जापुर पहुंच जाते हैं। मतलब लाश जल रही थी, बड़े जो अखंडानंद के पिताश्री थे उनकी, और उसको फोन किया उसने कि चलो तुम वहां आ जाओ जहां पे, तो वो आ गया पूरे क्रियाक्रम होने के पहले ही। तो वो उन्होंने जौनपुर बलिया इनकी दूरी क्या है इसका कोई भी हिसाब नहीं रखा है। बिल्कुल, अधिकतर चीजें या तो सट पे हैं या रोड पे, सड़क पे हैं। उससे जिले स्थापित जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हो रहे हैं। लखनऊ के कुछ शॉट्स बहुत अच्छे हैं जो लखनऊ को स्थापित करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और जिला उस तरह से स्थापित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये जो क्रिटिकल हिस्सा है, मतलब इस पे हम लौटेंगे, इसमें और अनंत बातें करने के लिए, पर जो थोड़ा छोटा हिस्सा होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। मतलब थोड़ा हल्का हाथ रख करके देखें तो दूसरे सीजन में क्या ठीक लगा। मतलब मुझे पता है कहानी में बहुत सारी झोल-मोल थे इस तरह के, लेकिन मुझे लगा कि अभिनय फिर भी ठीक था मोटा मोटी। मतलब अभिनय बहुत अच्छा है, अभिनय पे कोई संदेह नहीं है। और ये जो नया बच्चा आया है जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, हाँ, उसका काम भी बहुत कमाल का है। एक छोटी सी भूमिका उसकी है लेकिन बहुत ही सुंदर। कौन वो बिहार वाला जो अच्छा वो नया, अच्छा ठीक हाँ, तो वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, उसका कैरेक्टर बहुत मेमोरेबल रहेगा, वो बहुत बेहतरीन तरह से। और उसका चश्मा पे मेरा दिल आ गया है, मैं वो फ्रेम खोज रहा हूँ। मैंने कल इनफैक्ट यही बात करी कि ये फ्रेम कहाँ मिलेगा, इसको ढूंढना है। और वो जो डॉक्टर है, वो मंजे हुए बंगाली एक्टर हैं जो डॉक्टर बने हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल। मुझे शुरुआत बड़ी अच्छी लगी कि एक स्कॉर्पियो सड़क पे था, उसके ऊपर से 4 गुजर गई और वो नहीं मरा। वो बेहतरीन है कि 4 स्कॉर्पियो से उन्होंने 5 बनाए, और उसको देख के ही लगा कि सड़क पे स्कॉर्पियो आने वाली है, जो पहला सीन है उसका। और मुझे ये बिल्कुल मुन्ना की, मतलब पूरा विलेन है ठीक है, लेकिन मुन्ना का किरदार जिस तरह से सीजन 1 से गढ़ा गया था, उनकी मौत के बाद ऐसा लगा कि यार अब मजा नहीं आएगा। जब कैसा भी आए सीजन 3, मुन्ना के मौत से एक झटका सा लगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि
ये दूसरे में किसी नए कैरेक्टर को अब और एम्फसाइज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शरद वगैरह यहाँ पे अब और महत्वपूर्ण होंगे। तो मुन्ना ने पहले और दूसरे सीजन में बहुत फुटेज खाया है, अब शायद शरद को और न्याय देने की तैयारी इनकी चल रही है। कैरेक्टर वो और मज के आएगा, क्योंकि उसकी जो देह यष्टि, बालों की कतराई, चेहरे की बनावट, एक शालीन मुस्कान और कमल बनाते हुए हाथ जो ऐसे नहीं जुड़े हैं, जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही टिपिकल पूर्वांचल है। उसके अपीयरेंस जो है वो बहुत टिपिकल पूर्वांचल है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए गुंजाइश बनेगी। एक चीज मिर्जापुर में पूरी सीरीज की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि महिलाओं को मजबूत दिखाया है, लुंज पुंज नहीं दिखाया है। पहली सीरीज में ही वो बहुत मजबूती से स्थापित हो गया था और दूसरे में वो और उभर करके दूसरे स्तर तक जाती है। जिस तरह से नौकरानी और बहू मिल करके संहार कर रही है भव्य त्रिपाठी का, जिस तरह से बेटी मुख्यमंत्री बन जा रही है अपने ससुर को बाईपास करके, राजनीति में एकदम मृगछौना है वो बिटिया, लेकिन फिर वो प्रयास करती है, प्रस्ताव रखती है। जिस तरह की मैच्योरिटी इस लड़की ने दिखाई है वो गुड्डू भैया की भी 10 चीजों को संभाल रही है। कॉन्फिडेंस उसका गजब का है। हाँ, माँ जिस कमिटमेंट के साथ में गुड्डू की माँ अपने पति के साथ अपने पति धर्म को, घर को, और ठीक है इससे जो भी होगा देखेंगे, लेकिन पति ने तय किया है, हम दोनों ने तय किया है, ये न्याय का रास्ता है, ये सही रास्ता है, तो हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। ये सारी चीजें ना इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई एक हिस्सा सॉर्टेड है मिर्जापुर के दोनों सीजन्स में, तो वो महिलाओं का अस्तित्व और उनकी लड़ाई और उनकी जीत है। और अपने क्रूर भाई के होते हुए भी डिम्पी जितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, बिल्कुल, और वो अपने इससे जो मित्रता है रॉबिन से उसको छुपाती नहीं है। वो सब जगह ऐसे व्यवहार करती है। वो रॉबिन के साथ भी वैसे ही है, बहुत मजबूत लड़की है, जो कि जिसका भाई इतना बड़ा गुंडा हो, पर वो जैसी है वो वैसी। इवन जेपी के साथ जो लड़की थी, और मतलब आप देखिए तो महिलाओं के चरित्र ही सबसे सॉर्टेड, विनिंग और कॉन्फिडेंट हैं मिर्जापुर के दोनों सीजन में। ऋतु बार बार उंगली उठा रहे हैं, हम लोग महावत को नहीं रोक सकते। एक लाइन बस यहाँ पे ऐड करने के लिए उंगली उठा रहा हूँ, जो ताऊ ने कही कि भाई कितना भी क्रूर हो, अगर प्रेम प्रसंग किया हुआ हो तो वो अपनी बहन को शायद ही रोकता है। बिल्कुल, ये भी एक चीज है कि जो खुद पे गुजरी हो तो दूसरे का समझ सकते हैं। पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, और उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर 1000 कहे। क्या बात है। और आप ये देखिए कि ये जो बात ऋतु कर रहे हैं, इससे मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि ये मुन्ना के पूरे स्वभाव और चरित्र में अपनी पत्नी के प्रति बदलाव तभी आता है जब उसकी पत्नी भी अपने पिता को खो देती है। तो उसको लगता है कि अब ये लॉस के लेवल पे आप दोनों हम इक्वल हो गए हैं, तो नाउ शी डिजर्व्स माय लव एंड सिंपैथी। मतलब वहां पे मुझे लगा कि कहानी के लेखक ने थोड़ी देर के लिए, जिसको कहते हैं ना कि संवेदना के सूक्ष्म तारों से खिलवाड़ करते हुए, मुझे मुन्ना का प्रशंसक बना दिया उस समय जब वो हाथ पकड़ लेता है और वो जो दोनों के कहता है कि रो लो तुम खुल के, अच्छे से रो ताकि सब। तो वो सीन वाकई अच्छा लगा। हाँ, वो उसमें दम था। सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से मिर्जापुर का प्रोमो मिर्जापुर के पूरे क्राफ्ट पे भारी पड़ता है। सिनेमा के कमाल का प्रोमो है मिर्जापुर का। खास करके कारपेट जब फूल के पॉपी के अफीम के खेतों में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बहुत ही शानदार है। एक शॉट का जिक्र मैं जरूर करूंगा, 8वें या 9वें एपिसोड में है, जहाँ पे चींटियां एक टूटी हुई डाल पे चल फिर रही हैं। एक छोटा सा शॉट है, मेरे ख्याल से 3 सेकंड के लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पॉलिटिकल है और बहुत मीनिंगफुल है। इस तरह के कई सारे शॉट्स हैं, तो मुझे लगता है कि कैमरे को लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है और उसको नेचुरल रखा गया है। जहाँ पे मौर्या के घर में वो गूंगा बहरा ड्राइवर बंधा हुआ है, वहां पे भी जो शॉट है ना वो नेचुरल रखता है उसको। वो उसको किसी एक डरावनी कोठरी में बैठा करके और उस तरह का वांगमय नहीं रचता है, वो उसको न्यूट्रल नॉर्मल रखता है सेट को, और फिर उसके अंदर वो उस एक्शन को लेके आता है। तो ये सारी चीजें कैमरे की दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी की गई है। कहीं कहीं पे
हमारी राय बिल्कुल रही कि अगर मैं इसको शूट करता तो कैसे करता, या मैं यहाँ पे कैमरे को मैनेज करता तो कैसे करता। लेकिन ये हमेशा होता है, ये आप पाथेर पांचाली में भी सोचना शुरू कर सकते हैं, आपको आजादी। क्राफ्ट तो एक ही आदमी का होगा जो उसे निर्देशित कर रहा है। लेकिन इस पूरे उसमें मुझे लगता है कि भले ही विषय के मामले में मिर्जापुर थोड़ा सा गोचा खा गई हो, लेकिन सिनेमाटोग्राफी के लिहाज से, अभिनय के लिहाज से और चरित्रों के साथ न्याय करने के लिहाज से, इन सब चीजों के लिहाज से बहुत ही मजबूत सीरीज है और देखनी जरूर चाहिए। क्योंकि हम क्या गरिया रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका भी आनंद तभी आ रहा है जब हम उसको देख रहे हैं, देख चुके हैं, और बाकी लोगों को भी तब पल्ले पड़ेगा जब वो देख लेंगे। तो देखना चाहिए। और तो जो आप कह रहे थे बिंब, करता हूँ, हाँ ऋतु, कमलेश जी उसके बाद बोलेंगे, बहुत कम बोले हैं अभी तक, कि बचपन में ना, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करता था, 8-9 घंटे 10 घंटे, उसके बाद जो आया लिख के आ जाता था। वो काम अब आता है टीवी सीरीज देखने में। सुना थो ये बात और अब वो काम तुम्हारे सुन रहे हो कि तुम पॉडकास्ट में ये कन्फेस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा। हाँ बताओ, सॉरी। एक तो ये काम आता है अब वेब सीरीज देखने में। दूसरा कि वो बीप वाले जो चचा हैं, अभी तक का जो सार निकल के आया कि उसकी आत्मा शरद में घुस चुकी है। और तीसरा कि अगर हमारे अभी तक के कन्वर्सेशन को कालीन भैया सुन रहे होते तो कहते कि कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मिर्जापुर है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बात है। मिर्जापुर इम्पोर्टेंट इसलिए भी हुआ कि इस तरह के क्राइम के जो ये जॉनर है बहुत सक्सेसफुल हो गया है। और लेकिन मैं अब चाहूंगा कि ये ना बिहार और यूपी से आगे बढ़े कहीं। एक लाल बाजार करके आया था Z5 या कहीं पे, एक सीरीज थी, वो कोलकाता के CD अंडरवेली की थी कि कोलकाता में भी ऐसा होता है। पर मैं अब चाहता हूं कि ये बिहार और यूपी से आगे बढ़े। अब ना ये एक तरह से मान के चलते हैं कि मतलब ऐसे ही है। पहले क्या था कि शहर के दर्शकों को, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो बड़े शहरों में रहे, उनको बड़ा आश्चर्य होता देख के कि ऐसा है सब कुछ, इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है, ऐसा ही था सब कुछ। अब उतना शायद नहीं रहा हो, पर अब जो है हमको मैं देखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मुंबई माफिया से अलग, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होता नहीं है, मध्य प्रदेश तो पता नहीं कैसा सा राज्य है, राजस्थान में, ऐसे जगहों में भी तो क्राइम के सिंडिकेट होंगे। ऐसी जगहों में भी तो राजस्थान के जो आनंद पाल सिंह है उस पर एक सीरियल बना था रंगबाज 2, वैसे ही जो शुक्ला जी थे अपने यूपी के, उन पर बना था। तो इस तरह की जो CD अंडरबेली होती है दूसरे राज्यों को भी बाहर आनी चाहिए। अब मैं बिहार और यूपी के बाहुबलियों को देख देख कर थक गया हूँ, बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे सीरीज में, वेब सीरीज में। पर एक जो ऋतुराज ने अच्छी बात कही कि वो हम एक दिन में देख सकते हैं, ये एक अच्छी चीज हो गई है। पहले क्या होता था कि आप ना, जब वो आता था शुक्रवार को शाम 8 बजे आएगा, फिर अगले शुक्रवार को अगला एपिसोड आएगा, उसमें बहुत कुछ लोग मिस कर जाते थे। और वो अब तकनीक ने हमको ये रास्ता दिया है कि हम एक ही बार में इसको, जिसको कहते हैं ड्रॉप करना, सीजन एक ही दिन में डाल दिया आपने। जिसको एक साथ देखना है वो एक साथ देखे, जिसको अलग अलग होकर देखना है अलग अलग देखे। ये एक अच्छी चीज हुई है। इसी के बदौलत मैं देख पाता हूँ ये सब। शायद अगर वो सीरियल की तरह होता कि हर शुक्रवार को 8:30 बजे मिर्जापुर आएगा तो शायद ये नहीं होता, या जब पूरा आ चुका होता तब देखते। उस समय तक वेब सीरीज का बूम नहीं था, नहीं तो अनुराग कश्यप को भी लगता होगा कि इतनी उनके लिए वो बड़ी एम्बिशियस फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको वो सीरीज में, मैं ताऊ से अभी महीने भर पहले यही बात कर रहा था कि एक सीरीज को फिल्म की मौत मरना पड़ा। हाँ बहुत अच्छी कमाल की सीरीज हो सकती थी, कई बारीक भयंकर कमाल की सीरीज होती और मिर्जापुर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती। और ये जो जितने मिर्जापुर, पाताल लोक, ये सब आ रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर का योगदान भी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने इसको सेक्सी बना दिया, इसको अट्रैक्टिव बना दिया। एकदम जो ग्राइम से भरा हुआ ड्रामा होता है जिसमें गन, पिस्टल और बहुत ही आम से दिखने वाले लोग क्राइम करते हुए हीरो हैं, वो सब इन्होंने बदल के रख दिया। गाने भी एक महिला देसी चेहरा लिए हुए, हमारे आपकी बुआ और चाची ताइयों जैसा, वो बच्चे के जन्म का गीत गा रही हैं, हारमोनियम, चम्मच, कटोरी बजा करके, इस मिर्जापुर के सीजन 2 में भी।
तो वो आप देखिए कि म्यूजिक पे भी उसका असर पड़ा है, कथानक पे भी। एपेथी फॉर द क्रिमिनल, है ना, जो विलेन है उसकी जिंदगी की क्या संवेदनात्मक और भावनात्मक पहलू हैं, उनको सामने लाने की चीजें। द मोर ग्रे टू डिस्कस, है ना। पहले क्या होता था कि अजीत और अमरीश पुरी कोई भी अच्छा काम करते ही नहीं थे, केवल बुरा ही कर रहे होते थे, है ना। प्रेम चोपड़ा केवल बुरा ही सोच रहे होते थे। अभी क्या है कि अभी चरित्रों के पीछे की कहानी निकल के आई, और उन चरित्रों के पीछे की कहानी में ये स्थापित होना शुरू हुआ है कि ऐसा कोई अनायास ही कोई अपराधी नहीं हो गया है। पाताल लोक मुझे लगता है कि इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, और उसको मैं पाताल लोक को आज फिर मैंने जिक्र छेड़ दिया। मुझे लेकिन ये लगता है कि भविष्य में जो लोग सिनेमा या ये इस तरह की सीरीज वगैरह पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये दो चीजें प्रेरणाप्रद बनेगी। पाताल लोक ने एक नए तरह से द ग्रेज ऑफ अवर लाइफ, द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, इंडियन ग्रे, उसको खोल दिया है अपराध की दुनिया पे, और ये दिखाया है कि कौन जो अच्छे हैं दरअसल वो उतने अच्छे भी नहीं है, और जो बुरे हैं दरअसल वो उतने बुरे भी नहीं है। और यही हमारे समाज की वास्तु सच्चाई है। दूसरा क्या है कि क्रिएटिविटी के लिए पैसे और बजट की आवश्यकता नहीं होती है, इसको स्थापित कर दिया है पंचायत ने। तो ये दोनों पराशि के जो पाताल लोक और पंचायत है, मुझे लगता है मतलब पंचायत बिना खर्चे का सीरीज है, और कमाल है। एक चिरैया नहीं मरी है और आदमी मंत्रमुग्ध बंधा बैठ के देखता है उसको, कितनी सुंदर। आप जिस प्लेसमेंट की बात कर रहे थे ना, आईएमसी से बच्चा निकलता है, तो उसमें एक बच्चा पाताल, वो पंचायत में जो एक बच्चा है वो आईएमसी से ही निकला हुआ है। हाँ, वो चंदन रॉय है। वो जो असल ये बात कह रहे थे कि विलेंस के मानवीय संवेदनाओं, मानवीय जीव को मानवीय रूप में दिखाने की, समझने की बात, वो एक ऐसी कहावत भी है कि हम बचपन में हीरोज को पसंद करते हैं, लेकिन जब वयस्क होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, तो विलेंस को समझना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। हाँ, पर पहले क्या होता था कि पहले फिल्मों में आप कितने भी वयस्क हो, विलन के बारे में और कुछ दिखाया नहीं जाता था। विलन जो है वो शायद सोता था तो पिस्टल लेके सोता था, मुंह में सिगार और बगल में शराब की बोतल रखी होती थी, उसका कोई परिवार भी शायद नहीं होता था। बहुत सारी फिल्मों में जो विलन था वो सिर्फ इसीलिए वो भी तब दिखता था जब उसके घर पर हमला हो रहा होता था, या उसकी हत्या की जानी है। जूली और रोमा के साथ, तो वो अब विलन जो है वो लोग होकर आए हैं सामने। हाँ, बिल्कुल, हमेशा सेट पे तैयार रहता था विलन जो है, मतलब। पर एक चीज है, जूली और रोमा की भी कहानी अलग है कि जितनी जो चरित्र जो है ना, वो धर्म से जोड़ा जाता था। जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं ये करती थी, क्रिश्चियन लड़कियां, उनके नाम क्रिश्चियन होते थे, जो कि इन लोगों के साथ होती थी, खलनायकों के साथ। और हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़कियां उसमें नहीं होती थी। जो पर मुस्लिम लोग थे उनका अलग टाइप कास्ट था। सबके अपने अपने टाइप होते थे, और उनके नाम, उनका रहन सहन, उनके डायलॉग्स, सब कुछ ऐसे मिक्स होते थे। बहुत सिंपल सा सिनेमा था। इतना अभी हम इवॉल्व कर चुके हैं बहुत सारा। हमारा सिनेमा हो, हमारे सीरीज हो। अब हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि बैठकर देख, कुछ लोग सोचने को भी मजबूर करते हैं। मिर्जापुर आप देखते हो तो आप विभिन्न चरित्रों के कोई भी वो काम करते हैं, उसके पीछे के इंसेंटिव्स भी बताए जाते हैं, वो क्यों कर रहा है ये आपको, फिर वो आप दूर तक सोच सकते हो, उसमें अपनी कहानियां गढ़ सकते हो। पहले ये सब ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल सिंपल था, हीरो को, विलन को मारना है और 30-35 लोगों को एक साथ अकेले भी मार देना है। पहले ना कैरेक्टर्स जो विलेन होते थे ना, उसको शुरू से बताया जाता था कि ये हरामी है। अब आज के समय में है कि एक बच्चा है, स्कूल में है, वो बस दोस्तों के साथ खेल भी रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम भी रहा है, लेकिन चाय की दुकान पे जब चाय वाला उससे पैसा मांग रहा है तो अपने बैग में से बंदूक निकाल रहा है, तब पता चल रहा है कि अबे ये तो बहुत ही हरामी है। नहीं, उस असल जो सुंदरता है ना, जैसे वो वहां पे दिखती है, जैसे जब वो दुकान लूटने जाता है परपेंडिकुलर, और वो पिस्टल लेकर के लूटता है, और उसके बाद अपनी चप्पल जो वो छोड़ गया है दुकान के बाहर, उसको दोबारा भूल जाता है, दोबारा पहनने के लिए लौटता है। तो या जैसे जब अपने बाप की मौत की खबर वो सुनता है, फैजल को बताया था, अरे तेरे बाप को मार दिया, वो सो रहा होता है फजलू के यहाँ, तो वो भी उसके साथ भी वहां पर वो 2 जगह इस्तेमाल किया अनुराग ने, कि वो भी एक भाग लेता है, फिर जल्दी चप्पल वापस पहनने के लिए दौड़ता है। शेखू की दुकान में वो 3 फेस पैक का 150 रुपया, 50-50 की 3 नोट, जिसमें एक नई नोट है, वो बहुत अच्छा दृश्य है। हाँ,
गुड्डू की जेब से निकली हुई 50 की 3 नोटें हैं, जिसमें से एक नोट हरेरकी वाली है, नई वाली 50, बाकी 2 पुरनखी हैं। वो एक सुंदर दृश्य है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, कितनी छोटी, कितनी माइन्यूट है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण। बिल्कुल। एक चीज और आखिरी इस पहलू पे बात कर लेंगे, फिर अपन ऋतुराज हमें दूसरे टॉपिक की ओर ले जाएंगे, 2 बिजार स्टोरीज का जिक्र करते हुए। लेकिन ये एक चीज कि मिर्जापुर या मिर्जापुर जैसी सीरीज की आलोचना का बड़ा बिंदु जो है वो उसके डायलॉग्स हैं, बल्कि उसकी भाषा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि अननेसेसरी गालियां ठेल दी जाती हैं, पर जो देखने वाले हैं उनको मजा भी आता है उससे। जो एक जिसको एक कहते हैं कि कंप्लीट डोसेज, जिसको उनको बीच में एंटरटेनमेंट भी उसमें मिलता है गालियों को सुन करके, उसमें वो जिसको जुबान पे चढ़ जाने वाले डायलॉग्स भी हैं जो संसदीय भाषा में नहीं है। तो इसको कैसे देखा जाए? मतलब मुझे मालूम है कि लोक है हमारा ऐसा कि लोक को सिनेमा में दिखना चाहिए, दर्पण है सिनेमा, लेकिन फिर भी मतलब क्या वो थोड़ा ज्यादा होता है? मुझे लगता है कि जब अपराध को हम सहजता से और स्वाभाविकता से देखना चाहते हैं, जैसे हो रहे हैं वैसे देखना चाहते हैं, एज इट हैपेंस, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए ये कायांतरण हुआ है पूरा का पूरा, कि हम एक तरह का सिनेमा बनाते थे, उसके बजाय हम वासेपुर या पाताल लोक या मिर्जापुर जैसी चीजें बनाने लगे, ताकि हम और सहजता से ऐसे देखें जैसे हमारी जिंदगी में आसपास हो रहा है, किसी सच पे अभिनीत नहीं है। तो वो सहजता इसमें अगर आई है, तो फिर भाषा में उसी तरह की सहजता से दिक्कत क्यों है? मुझे तो लगता है कि गालियां कम दी गई। हालांकि ये चिंता हमेशा रहेगी और लोग हमेशा ये बहस करेंगे, लेकिन मैं तो मिर्जापुर की कुछ चटकारेदार गालियां मिस कर रहा था इस सीरीज में, क्योंकि मैं मिर्जापुर बहुत घूमा हूँ, बनारस बहुत घूमा हूँ, बनारस में पढ़ा हूँ, मिर्जापुर बहुत फ्रिक्वेंटली जाता रहता था, तो इसलिए मैं तो मिर्जापुर की कई गालियां मिस कर रहा हूँ। जो चीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो इस पे चर्चा होनी चाहिए। और एक निर्देशक है जिससे कि ताऊ बुरी तरह से प्रभावित हैं आजकल, जिसने सोन चरैया बनाई है, सोन चरैया नाम है ना वो, जिसमें अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे सुशांत की अकेली अच्छी फिल्म, ऐसा ताऊ कहते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी नहीं है, पर ये इस फिल्म को देखा, मुझे फिल्म अच्छी लगी। और अभिषेक चौबे जितने अभी तक उन्होंने कोई 4 फिल्में बनाई हैं, और चारों ने मुझे ये दिखाया कि ये टैलेंट है जो बहुत आगे जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब अजीत और अमरीश पुरी से तो आप निकल गए हैं, लेकिन आपको ये खड़ी बोली केंद्रीय हिंदी निदेशालय वाली और राजभाषा आयोग वाली हिंदी से भी निकलना चाहिए, और बाकी भाषाओं में जिनका की इतिहास और सामाजिक वर्चस्व हिंदी से कहीं अधिक व्यापक और बड़ा है, उनमें ईमानदारी बरतते हुए अब काम जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग नई भाषा को जानेंगे भी, कई सारे फ्लेवर्स उनकी अपनी हिंदी में ऐड होंगे, उनकी अपनी भाषा में ऐड होंगे, और जो मजा मिर्जापुर में जा करके अपराध देखने में आ सकता था, उस मजे को आप दिल्ली या मुंबई या लंदन, पेरिस, अमेरिका में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में महसूस कर सकें। तो मैं तो अभी तो चीजों को और खराब होने देना चाहता हूँ। तो जो लोग ऐसी आलोचना करते हैं कि अननेसेसरी गालियों का इस्तेमाल है, मेरा उनसे अनुरोध है कि भैया गालियां जितनी दी जाती हैं उतनी है नहीं इसमें, इस बात का मुझे अफसोस है, और भाषा जैसी है उस भाषा पे भी हम आ नहीं पाए हैं, इसका और ज्यादा अफसोस। कई नकलची लोगों ने गालियों का गलत इस्तेमाल किया है, और जिसको बोलते हैं कि स्वाभाविक जगहों पे गालियां घुसेड़ी हैं, पर मिर्जापुर उसमें नहीं है। मिर्जापुर के लोग वैसी गालियां देते हैं जैसे लोग गालियां देते हैं, और गाली जो है बहुत स्वाभाविक है, न सिर्फ यहाँ बल्कि प्राचीन काल से दुनिया की हर सभ्यता में। और उसमें अगर कोई जबरदस्ती की गाली सिर्फ प्रभाव के लिए डालता है कि थोड़ा सा इफेक्ट आए, वो पकड़ा जाता है। मिर्जापुर वैसा नहीं। गालियों का बेड़ा गर्क किया है स्टैंड अप कॉमेडियन ने, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, उनकी एक भूमिका है, और स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत सारी चीजों का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन अंग्रेजी वाले ठीक ठाक करते हैं, हिंदी वाले बहुत ही कूड़ा कचरा। उसका कारण यह है कि अंग्रेजी पढ़े हुए स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने कभी नेचुरली हिंदी वाली गालियां दी नहीं, तो वो जब देते हैं तो दिख जाता है, वो नकल पता चल जाता है।
लेकिन इसीलिए मैं अभी जो बात कह रहा था कि गालियों का उचित या अनुचित होना केवल एक चीज से तय होता है, गाली हृदय से निकलनी चाहिए। अगर गाली दिल से निकल रही है तो सही है, अगर गाली दिल से नहीं निकली है तो ज्यादती है, फिर वो गाली नहीं ज्यादती। दिल से तो चचा के निकली थी। चचा को पता था मौत सामने है लेकिन बदला लेना है। हाँ। वो पहले पहले वाले सीजन में अगर वो पॉपुलर जो गाली दी ना, उसने कहा अब मरना तो इज्जत से, मैं गवाही भी क्यों दे रहा था, समाज सुधार देश सुधार के लिए नहीं, नवाब को गाली देके चल जाओगे हैं? तो मरना इज्जत से, बदला लेके नवाब साहब मरे। ये मतलब ये अदा जो है ना, आय है, ऐसी अदा पे तो मैं 5 शेरवानियां बनवा लूं अपने लिए। लेकिन गालियों का जो तथात्म्य है वो यही है। और अगर आपको हिंदी सिनेमा में गालियों के सबसे बर्बाद प्रयोग का उदाहरण देखना है तो एक बहुत ही चिरकुट और बनारस के शब्दों में उसको कहे तो बड़ी झटुल्ली सी फिल्म थी, उस रिलीज हुई कि नहीं पता नहीं, हुई बहुत बाद में हुई, डिब्बा बंद था बहुत दिन तक, मोहल्ला 80। हाँ, प्रकाश द्विवेदी। उसमें हाँ, वो उसमें जिस तरह से गालियों का प्रयोग है वो मतलब भयंकर ही है। वो आप ये समझ लें कि मेरठ में आप मुजफ्फरपुर शूट कर रहे हैं, उस तरह का विषयांतर है। तो गालियों का प्रयोग कैसे नहीं करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि वो एक टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई कास्ट भी बड़ी अजीब व गरीब थी। मतलब एक बनारस के रोल में सनी देओल को लेना, स्क्रिप्ट में भी काशीनाथ सिंह के उपन्यास के साथ व्यभिचार हो गया है उस सिनेमा में, जबकि स्क्रिप्ट वो अच्छी हो सकती थी। कहानी कमाल की। हाँ, कालजयी उपन्यास अपने समय का एक तरह से काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ, एक समय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे बीएचयू में वो, और नामवर और दूधनाथ सिंह जैसे प्रकांड हिंदी साहित्य के आधुनिक मानकों के वो भाई हैं, वहीं रहते हैं बनारस में, और उनके उपन्यास की ऐसी छीछा लेदर हो जाएगी। खैर चंद्र प्रकाश जी का इतिहास रहा है, उन्होंने चाणक्य के साथ भी यही किया था और काशीनाथ सिंह के साथ भी यही किया था। एनीवे, उन पे चर्चा फिर कभी। हाँ, चर्चा फिर कभी, ऐसे समय पे हथौड़ी को सक्रिय हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट में पूछ दूंगा, आप लोग बस बताते बताते माननीय और कमलेश जी बता के खत्म करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। कि मिर्जापुर में मुझे जो एक चीज लगा ना कि जो गुंडई है उसका खौफ गुंडों के बीच है, उनके गुर्गों के बीच है, लोगों के बीच का खौफ कहीं मिसिंग दिखा क्या आपको कि अरे फलना भैया निकले रोड पे, और उनका जो पब्लिक के बीच खौफ है वो बहुत नहीं दिखाया गया है? ऐसा होता है क्या वाकई सड़क पे ऐसा होता है? बिल्कुल मुझे सहज दिखा, और सहज ही होते हैं समाज। आप पूरे पूर्वांचल में या पूरे अवध क्षेत्र में घूम लीजिए, जो मेरा अनुभव है, लोगों में किसी अपराधी को लेकर दहशत नहीं होती। डॉक्टरों में होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होती है, कारोबारियों में, जो कारोबारी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है, जिनकी राइस मिल है, ईंट भट्टा है, जिनकी टेक्सटाइल मिल है, पेपर मिल है, जो होजरी का बड़ा काम करते हैं, गल्ला मंडी के जो बड़े रईस हैं, मंडी समितियों के जो व्यापार मंडलों के जो लोग हैं, तो ऐसे कुकरेजा, तनेजा, खन्ना, चोपड़ा, वाजपेयी, सिंह साहेब, सब तरह के लोग जो है उसमें लपेटे में आते, वो भयाक्रांत तो रहते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं। सड़क पर उनका भय नहीं होता, लेकिन सड़क पर उनका भय कभी नहीं होता है कि सड़क के लोग तो उनसे प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। बिल्कुल। और आप ऐसे जनपदों में अगर जाएं, कभी आप इस तरह की छवि या इस तरह के कारनामों में लिप्त रहने वाले लोगों के दरबारों को देखें करीब से, तो आप पाएंगे कि कलेक्टर ऑफिस से कम भीड़ वहां नहीं होती है। आग में जले हुए घर, बिटिया की शादी, बच्चे का एडमिशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, कितनी ही तरह की मांग, और खेत पे किसी और का कब्जा, इन सारी मामलों को लेकर के लोग अपराधियों के जनता दरबार में जाकर के अपनी मांग रखते रहते हैं। और ऐसे कितने ही अपराधियों को मैं जानता हूं, बगैर नाम दिए यहाँ पे, जिनके यहाँ बंधा हुआ है कि बिटिया का कार्ड लेके कोई आदमी आ जाएगा तो उसको 10,000 रुपए दे करके ही भेजना है। अगर बेटी की शादी का कार्ड लेके कोई आदमी आएगा तो 10,000 रुपए देना ही देना है। किसी के छप्पर में आग लगी है तो उसको 5,000 रुपए देना ही देना है। ये सीजनल चीजें होती हैं, गर्मी में बहुत छप्पर जलते हैं, बहुत कुटिया जल जाती हैं, तो उसमें 5,000 रुपए तय है कि नहीं, तू ना फूस बल्ली और फूस का पैसा हम दिए दे रहे हैं, नहीं बढ़िया छवा लेना।
तो लोगों में भय नहीं होता है। अगर लोगों में इसका भय दिखाते तो मुझे फिर थोड़ा सा ये असहज लगता है। ठीक बात है। चलिए अब एक ये भी ठीक है, ये है ना उसका ही डायलॉग है, ये भी ठीक है। ऋतुराज, एक जल्दी से जो 2 बिजार स्टोरीज का हम लोग 3 ताल में हमेशा जिक्र करते हैं। बिजार स्टोरीज मतलब अजीबोगरीब खबरें, 1 या 2 खबरें हम अभी बताएंगे और उनपे एक सबका रिएक्शन लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके अगली टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। ऋतुराज, क्या है अभी की अजीबोगरीब खबरें? एक खबर जो हमने पढ़ी पिछले हफ्ते की, एक चोर जो था वो ट्रक चुराने के मामले में जेल गया हुआ था और जब वो पुलिस स्टेशन से उसे जमानत मिली तो फिर वो वही चुराया हुआ ट्रक वापस चोरी करके भाग गया। मतलब कहते हैं ना, निगाहों की जो निशानेबाजी हो तो ऐसी हो कि मतलब टारगेट बिल्कुल छिन्न है, गर्लफ्रेंड की तरह, पटाऊंगा तो इसी लड़की को, नहीं तो नहीं पटाऊंगा। आप यहाँ पे ये मत देखिए कि क्या गलत हो गया, आप बेकली देखिए। और अगर ये बेकली नहीं होती तो गिरते हुए सेबों से कभी भी ग्रेविटी की थ्योरी नहीं आती। बिल्कुल सही है। प्रतिबद्धता ऐसी होनी चाहिए कि उसको वो ट्रक चाहिए था, पुलिस ने उसको जेल में कर दिया, दोबारा उसको वही ट्रक चाहिए था, वो भी कह के लूंगा वो वाला तो वही आई था वो भी। मिर्जापुर तो हमको लेना है। ऋतुराज, क्या वो ट्रक पुलिस स्टेशन में खड़ी थी जो उसने चुराई थी? ये तो सर खबर में मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से। हाँ, नहीं तो जैसे मुझे कोई आप देख लो कि फलाने बाइक चुराई, बाइक पकड़ के उसको बाइक के समेत थाने ले गए, जब वो छूट के आया तो कहाँ कैसे घर जाएगा बेचारा? उसको पता है यहाँ पे एक बाइक पड़ी हुई है जो मैंने चुराई हुई है, मुझे पता है। हमें लगा ना कि आप इतना सीरियसली पूछ रहे हैं ये सवाल कि आपको दिलचस्पी है कि ट्रक वही थी या नहीं। हमें नहीं पता था कि इसके पीछे एक मेरी दिलचस्पी वैसी चीजों में नहीं रहती है, वस्तु स्थिति से मैं दूर रहता हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कितनी सहूलियत हुई होगी उसको वही ट्रक चुराने में, क्योंकि उसको पता है कहाँ खड़ी है, उसको पता है कैसे इसको स्टार्ट करना, उसको पता है कहाँ ले जाना। भारतीय धर्मशास्त्र और सुभाषितान की जो सोपानबद्धता है वो हमें बार बार ये रिवाइज करवाती है, पुनर्व्याख्या करती रहती है इस बात की कि जीवन में जब भी मित्र बनाएं तो इसी तरह के लोगों को बनाएं। तो वो ट्रक चोर अगर आपको कभी संपर्क का गुंजाइश मिले तो बिल्कुल दिलचस्प व्यक्ति है, मित्र बनाने के योग्य है। भले ही अपराधी है, क्या करता है वो कतिपय चीजें हैं वो बाद में आपके डूज एंड डोंट्स में हो सकता है, लेकिन मित्र बनाने के लिए जो क्वालिटीज किसी व्यक्ति में चाहिए ये व्यक्ति ट्रक चोर जो है उस पर खरा उतरता है। तो इनकी जमानत हो जाए तो भाई जो लोग सुन रहे हैं उनके जगह जनपद गांव घर के आसपास रहते हो, आपको एक अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। ठीक है, अगली खबर क्या है? एक खबर थी कि एक आदमी ने अपना मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोला, उसका नाम सोनू सूद के नाम पे रख दिया और बाद में सोनू सूद ने ट्विटर पे उन्हें ट्वीट किया। अक्सर कुछ दिन पहले सोनू सूद को लोग ट्वीट कर रहे थे, फिर सोनू सूद ने ट्वीट किया उसे कि भाई मेरा फ्री में रिचार्ज हो सकता है क्या? मदद करते करते यहाँ तक स्थिति आ गई क्या उनकी? नहीं, विटी आदमी है वो, वैसे इसमें शक नहीं, लेकिन उनकी ट्विटर की जो पीआर टीम है वो बड़ी मजबूत है। उन्हें मालूम था कि ये खबरों में हेडलाइंस में आएगी तो उन्होंने ट्वीट किया। पर जैसा उन्होंने मुंबई से काम किया मजदूरों के समय, फ्री रिचार्ज तो कर देना चाहिए उनका। अच्छा, कमलेश सर बताएंगे कि ये रिचार्ज की परंपरा कितनी बदली है पीछे 5-7 सालों में। हमें याद है कि हम दुकान पे जाते थे रिचार्ज कराने 50 रुपए का, तो वो कॉपी पे नंबर लिख लेता था, बगल में 50 रुपए लिख देता था, कहता था जाइए आधे घंटे में कर देंगे। वहां से लेके ये पेमेंट वॉलेट तक आ जाने का जो एक पूरा प्रोसेस है, उसने मतलब एक रिचार्ज के मार्केट को कितना खराब किया है या सही किया है सर, आप बताइए। स्क्रैच कार्ड मैं ईमानदारी से बताऊं तो रिचार्ज मैंने कराया नहीं है। पोस्टपेड है सर, एक जमाने से पोस्टपेड है, पर रिचार्ज जो है ना बहुत ही एक सब्जेक्ट था। इनफैक्ट जो है वो लपरेक की समझो एक बहुत सारी कहानियां रिचार्ज पे होती थी। रिचार्ज से क्या होता था, एक लोगों के नंबर ले लिए जाते थे दुकानदारों द्वारा। एक होता था वो उनके नंबर आ गए तो पूरे मोहल्ले की, अच्छा लड़कियां ऑब्वियसली सबको नहीं बताती हैं रिचार्ज करने के लिए, क्यों, परिवार में क्वेश्चन होते होंगे शायद। तो जो छोटे शहरों में, गाँव में, तो लड़कियां रिचार्ज के लिए दुकानदारों से संपर्क में रहती थी, जो उनका नंबर लिख लेते थे और फिर उस नंबर का व्यापार भी करते थे। उसके बाद जो गांव के, उनको भी पता था कि कहाँ किसका मैच कराना है,
तो एक वो था। दूसरा ये था कि पहले हर आदमी रिचार्ज इनफैक्ट इनाम होता था, अगर आपको याद हो कि रिचार्ज एक तरह से इनाम होता था कि आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, 50 रुपए का रिचार्ज मुफ्त पाए। और आज धीरे 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 रिचार्ज, जब से वो पेटीएम आया, लोग खुद से करने लगे। जो काम आपको पहले किसी कोई माध्यम की आवश्यकता होती थी, किसी दुकानदार की, किसी रिचार्ज वाले दुकान की, अब आप धीरे 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 हर आदमी जो है खुद ही रिचार्ज करता है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो मुझे कहते हैं कि अच्छा सुनो, तुम्हारे पास पेटीएम है, मुझे रिचार्ज करके भेज दो इतना। तो वो ऐसा हो गया। रिचार्ज की कहानियां अब खत्म हो गई हैं। रिचार्ज एक आम सी चीज हो गई है। हाँ, पहले मतलब रिचार्ज में एक पूरा कोलाज था, और वो गजल है ना, वो उसकी लाइन मुझे ध्यान आती है कि तूने एक बात कही लाख फसाने निकले। तो आप 10 डिजिट का एक नंबर बताते थे और हजारों कहानियां बुन जाती थी। रिचार्ज ने कई लौंडों को बदनाम भी किया है, और कईयों के आबाद भी किया कईयों को। मतलब वो रिचार्ज करते करते खुद ही रिचार्ज हो गए, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब वो पूरा फलसफा जो है रिचार्ज का, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं वाले मोदी। तो तूने एक बात कही लाख फसाने निकले से मैं और मेरी तन्हाई तक का जो सफर है रिचार्ज का, ये दिखाता है कि कथा कितनी दारुण हो गई है। और यहाँ से मैं इस विषय की व्याख्या में आपको लेके चलता हूँ, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी केवल रिचार्ज की कहानी नहीं है। ये कहानी भविष्य के एक निहायत अकेले हो चुके इंसान की कहानी है, जो संवाद से निकलता जा रहा है और चीजों को इंद्रिय निग्रह से मुक्त करता जा रहा है। इंद्रिय निग्रह वाली अवस्था में वो जाना, मतलब कि अब वो इंद्रियों से चीजों को देखना बंद कर रहा है। वो छूता नहीं है सब्जियों को, वो पैर में पहनता नहीं है जूते को, वो इत्र को सूंघ के चुनता नहीं है। उसने कपड़ों को टटोल के उनका भाव पूछना बंद कर दिया है। उसने खरबूजों को जमाने से नाक के पास तक लाके सूंघा नहीं है। उसको नहीं पता है कि ये जो रिफिल या कलम वो ऑर्डर कर रहा है, ये कितना मोटा या कितना बारीक दरअसल कागज पे लिखेगा। इतनी सारी सीमाएं आ गई हैं। आपको एक असीम संसार में, जिसे मोबाइल कहते हैं, उतारने के बाद में इतनी सारी सीमाएं आ गई हैं। तो रिचार्ज की बात से जिस बटुली को आपने खोल दिया है ना, रिचार्ज उसका एक चावल है, और एक चावल पूरी बटुली की कहानी कहता है। बटुली की कहानी यही है कि अंग्रेजी का एक सिनेमा आया था पिछले सालों, हर के नाम से एक सिनेमा था, और बहुत ही कमाल की फिल्म है। व्यक्ति खुद से संवाद करता घूमता फिरता है। हम दरअसल उसी तरह की एक आभासी दुनिया में जा रहे हैं, जहां पे ये संबंधों का बनना, एक समाज का गढ़ा जाना, विनिमय होना, एक दूसरे को महसूस कर पाना, ये सारी चीजें हैं। और इसकी जो गति है वो यही है कि एक सज्जन थे, उनके फेसबुक पे 5 यार दोस्त थे, और उनके अंत्येष्टि में 3 लोग आए, चौथा नहीं था। तो उस तरह की कथा, दारुण कथा ये बनती जा रही है कि वर्चुअलिटी जो है वो आपको एक अलग तरह की दुनिया में ले जा रही है। रिचार्ज की जो दारुण कथा है, जो ताऊ ने कहा कि लपरेक का जो पटाक्षेप था रिचार्ज के बहाने, उसको कैसे हाइकू बना दिया गया है, काट करके, एडिट करके। रिचार्ज जो है कुल मिला के एक बहुत ही हाइकू ऐसे है कि, हाँ, कि हाइकू ऐसे है कि सेलेक्ट द नंबर, है ना, अप्रूव द ओटीपी, और तीसरा है सक्सेसफुली रिचार्ज। तो ये 3 लाइनों की हाइकू बन गई है रिचार्ज की कहानी। कुछ राज्यों में पौवे से नीचे की जो बोतल छोटी होती है उसे छोटा रिचार्ज कहते हैं। इस तरह से विज्ञापन आए हुए। हाँ, जो ये मिनिएचर वाला, हाँ, जिसे कि मध्य प्रदेश में बच्चा कहा जाता है। पता नहीं क्यों, मैं एक दुकान पर था तो वहां पे और भी लोग खड़े थे, अपना अपना जो भी खरीद रहे थे। तो एक बच्चे ने कहना शुरू किया, एक पुरुष ने कहना शुरू किया कि मेरा बच्चा खो गया है, मेरा बच्चा अभी यहीं था। तो मैं घबरा गया,
मैंने कहा बच्चे को तो मैंने देखा नहीं था, और शराब की दुकान पे बच्चा क्या कर रहा है? तो फिर मैं उसकी तरफ देखूं, फिर दुकानदार की तरफ, तो दुकानदार बोलता तू जाने, तुम्हारे पास तेरा होगा, बच्चा तू जाने। हाँ, वो कहता नहीं, मेरा बच्चा यहीं पे था। फिर मुझे थोड़ी देर में यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा जो है वो पौवे से छोटी बोतल होती है जो उसने खरीदी थी, और शायद उसके पास से कहीं मिस हो गई थी, तो उसे छोटा रिचार्ज कहते थे। और जैसे दुकानदार कभी मानेगा नहीं कि वो मिस हुई है, भले ही वो मिस हो गई हो। जैसे दारू के ठेके पे जेब कटना जो है ना, उससे कभी सत्य नहीं माना जाता, माना जाता है कि मजदूर झूठ बोल रहा है। कि कोई सिंपैथी में से एक पौवा दिला दे। रिचार्ज से शुरू किए थे, कहाँ तक पहुंच गए। खैर, अब अंत में यही है कि रिचार्ज जो है वो एक बहुत ही निजी मामला हो गया है और हमें तन्हाई की ओर धकेल रहा है धीरे धीरे, या धकेल दिया है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, फिर आगे कोरोना से कैसे अभयदान हमको मिल गया है, लोगों ने डरना बंद कर दिया, इस पे बात करेंगे। तीन ताल में तुरंत वापस आ रहे हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। वेलकम बैक तीन ताल में, और तीन ताल में बात कर रहे हैं पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और ऋतुराज उर्फ खड़ताल से। बातचीत हमने मिर्जापुर 2 पे कर ली, 2 बिजार स्टोरीज पे कर ली, और जो ये हिस्सा है इस बातचीत का वो होना है कि कोरोना वायरस से लेकर के भारतीयों ने अब डरना बंद क्यों कर दिया इसको लेकर के। जैसे मेरे यहाँ ये हो रहा है कि लोग मास्क लगा के निकलते भी हैं बाहर, मास्क लगा के निकले, और कोई मिल गया रोड पे टहलते हुए, शर्मा जी को वर्मा जी मिल गए तो बात करने के लिए मास्क नीचे कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि त्योहारों की वजह से अब बाजारों में भीड़ लौटने लगी है। बिहार की रैलियों के दृश्य हम लोग देख ही रहे हैं, हमारी टीम्स वहां हैं, लाइव करते हैं, तो वो लोग बेचारे मास्क पहने हुए लोग खोजने के लिए तरस जाते हैं कि उनसे बात करें, लेकिन लोग मास्क पहन नहीं रहे हैं अब। तो ये अभयदान अचानक से कहाँ से मिला? ये पहले शुरू में तो थोड़ा जब लॉकडाउन था और 1-2 महीने बहुत एंजाइटी के थे, लेकिन भारतीय इतने टेंशन मुक्त क्यों नजर आते हैं? शुरुआत मैं कर देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद बाबा और कमलेश सर खींचते रहेंगे इसको। कोरोना जो है ना, एक मजबूरी का नाम तो सबको पता है, सुविधा का नाम कोरोना हो गया है हमारे देश में। सब कुछ अपनी मर्जी से कीजिए, जब कहीं फंस रहे हैं तो कोरोना घुसा दीजिए बीच में। अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, बाकी चीजों में कोरोना नहीं चल रहा है, लेकिन जब सुविधा चाहिए आपको तो कोरोना चल रहा है। ये जो है, ये अच्छी बात कही ऋतुराज ने कि कोरोना एक कन्वीनियंस का भी नाम है। जैसे क्या हुआ था कि अभी हर चीज आपदा में अवसर का संदेश जो है लोगों ने गंभीरता से ले लिया। क्या होता है कि अभी देश में जो कुछ बुरा हो रहा है उसको हम कोरोना पे ब्लेम कर सकते हैं। जो चीजें कोरोना के कारण नहीं भी हुई हैं, जैसे वो बहुत पुरानी कहानी है, एक बैंक में डकैती हुई और डकैत आए और वो 20 लाख रुपए लूट कर चले गए। तो जब बैंक के मैनेजर ने स्टाफ को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस को फोन करो। पुलिस आई, पुलिस को उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से 50 लाख की डकैती हो गई है। तो ये बात जो है टीवी पे चल रही थी, तो डकैत भी परेशान थे कि यार हमने 20 लाख ही लिए, ये 50 लाख की डकैती कैसे होगी बैंक में। तो बैंक मैनेजर ने कहा हो ही गई तो 30 लाख हम भी आपस में बांट लेते हैं। तो उन्होंने जब आपदा को अवसर में बदल डाला, और आपदा को अवसर में बदलते ही रहते हैं। अभी क्या हो गया है, पर हम उस विषय पे आते हैं कि लोग का कैसे अभयदान मिल गया लोगों को। देखिए क्या है कि ये फ्लू जैसा हो गया है ज्यादातर जगहों पर, ये भी एक सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि लोगों को कोरोना हो रहा है और उनको पता नहीं चल रहा। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने देखा, गांव में हमारे साथी गए, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना है। उन्होंने कहा हम गांव में है ना, तो हम क्यों पहने मास्क, जब हम शहर जाते हैं तो पहन लेते हैं, पर यहाँ तो गांव में है। तो आप किस यूनिट को मानते हो कि मास्क अलाउड होगा? गांव के घर में तो आदमी मास्क नहीं पहनता, आप शहरों में भी एक्सपेक्ट नहीं करते लोगों से कि घर में परिवार के सामने मास्क पहन के रहें। तो ये हो गया कि हम मास्क पहने, सुरक्षा के लिए अवश्य है। जहां हम अनजान लोगों के साथ और भीड़ में हैं, वहां पे लोग थोड़ा सा सतर्क भी हैं, पर बाकी जगहों पर अब किसी में कोरोना का भय रहा नहीं है।
और वो भी हो गया भेड़िया आया वोट भेड़िया आया वाली बात होगी। जब तक हमको अपना नहीं होता दुख ना, जब खुद के पैर में कांटा नहीं चुभता तो पता नहीं चलता चुभने का दर्द क्या होता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि यार अब 9 महीने हो चुके हैं, मैं मास्क लगाए घूम रहा हूं, किसी को तो कोरोना हो नहीं रहा। तो मैं उनको ये पता नहीं है कि यस हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अभी भी हो रहा है, और वो उतना ही घातक है कुछ लोगों के लिए। पर इसकी गारंटी क्या है कि आप उन कुछ में से नहीं होंगे जिनको कि वो कोरोना मार सकता है, जिनको लंबी क्षति पहुंचा सकता है, लंबी आयु के लिए आपके लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। लेकिन अब समझाना बहुत मुश्किल है लोगों को। तो वही है, हर्ड मेंटालिटी आपने सुना होगा और हर्ड इम्यूनिटी भी सुना होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या था कि भाई हर्ड इम्यूनिटी ऐसे होती है कि पूरे भीड़ समूह को लग जाए तो फिर लगने के चांस कम होंगे, वही हो गई। हमारे यहाँ क्या है, जिस देश में हर्ड मेंटालिटी हो वहां पे हर्ड इम्यूनिटी के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हालांकि चाहते नहीं थे हम, और किसी भी सरकार को, किसी भी जिम्मेदार सरकार को या संस्थान को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें मरेंगे तो 10 ही लोग या 100 में 2 ही मरेंगे, और वो 2 कोई भी हो सकते हैं। अब ये कोमॉर्बिडिटी वाली बात खत्म हो गई है, कोई भी हो सकता है। वो युवकों को, इनफैक्ट बहुत सारे देशों में ये देखा गया कि 25 से 40 साल के बीच में सबसे ज्यादा घातक रहा है। उत्साहित भी वही रहते हैं। अब बनारस के एक हमारे मित्र, उन्होंने एक बहुत नोटिसेबल बात कही मुझसे फोन पे। उन्होंने कहा कि मर्दे घर में तो हम धोती के नीचे चड्डी नहीं पहनते, मास्क कैसे पहने। लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ कहानी की तरफ, और जो आपका प्रश्न था भय वाला, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सोहन एक लड़का है जो छोटा मोटा व्यापार करता है अपने शहर में, छोटे से शहर में रहता है, और उसके मित्र मंडली हैं, उनके साथ शाम को बियर पीना, दुकान बंद करने के बाद में मिलनसार है, सामाजिक है, परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है, हाइपर कनेक्टेड है। मोटरसाइकिल उसकी हमेशा घर के बाहर खड़ी रहती है। बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चा है, युवा है। और सोहन की शादी हो गई फरवरी के आखिरी हफ्ते में नीतू से। तो अब नीतू से हो गया सोहन का ब्याह। तो सोहन अब दोस्तों से मिलना बंद कर दीस, बियर पीना बंद कर दीस, आना जाना बंद कर दीस। जब देखो तब घरे में, जब देखो तब घरे में, जब देखो तब घरे में। नीतू सोहन दोनों रुचे बसे बैठे हैं। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे नीतू और सोहन एक दूसरे से उबने लगे। अब दोनों विवाह में तो हैं, लेकिन सोहन अब नीतू के अलावा वापस मित्रों को समय देने लगा है। गाहे बगाहे बियर पीने लगा है और चाचा ताऊओं के यहाँ जाने लगा है। उसे दोबारा से अब दिवाली की, शादियों की, सहालत की चिंता होने लगी। यही कोरोना के साथ हुआ है। ये जो नीतू है ये दरअसल कोरोना है, ये सोहन है ये भारतीय समाज है। जब आया कोरोना तो एकदम चाप दी हमारी चेतना को, और हम एकदम उसमें चपे बैठे रहे। लोग, यही गांव के लोग जो आज मास्क नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने अपने घर के लोगों को बारात घरों में रोका, स्कूल जो विद्यालय गांव से बाहर बने हुए थे, स्कूल थे, वहां पे रोका। गांव के लोगों ने गांव में लोगों को घुसने नहीं दिया, बांस की बल्लियां लगा के रोका, बांस की बल्लियां लगा के रोका, अपने ही भाइयों बहनों को, अपनी ही बहुओं को, अपने ही नाती पोतों को। यहाँ तक कि गांव का गांव मुखबिर हो गया और पुलिस को फोन करके बताने लगा कि इनके यहाँ क्यों आवा है, इनके यहाँ क्यों आवा है, इनके यहाँ क्यों आवा है। यह मुखबिरी बहुत दिन तक उस यौवन के चमत्कार के सहारे टिकी नहीं रही, और कोरोना का यौवन धीरे धीरे 6 महीने में, जैसा कि प्रायः ब्याहों में होता है, क्षीण होता गया। और वो क्षीण होके अब वापस सामान्य स्थिति बहाल होती आ रही है। अब कोई मास्क लगा के घूमता है तो उसको ये जो हमारे मित्र बनारस वाले हैं कि गुरु हम तो घर में धोती के नीचे चड्डियां नहीं पहनते, मास्क के पहने। उस मोड में लोग जा चुके हैं। कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना का खतरा कहीं नहीं गया है। कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में दोबारा से बहुत तेजी आ गई है। मुझे लगता है कि पूरा नवंबर दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों के बूम का समय रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन
जो दूसरी कहानी है कोरोना के इर्द गिर्द, जिन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से, या जिन्होंने तय कर लिया है भारतीय मानस की तरह कि कोई भी होगा देख लेंगे, देखा जाएगा, तो वो लोग ये कहते हैं कि गुरु जब एड्स आवर है तो दलमंडी की रंडियां भी जो है वो कंडोम खरीदने लगी। हाँ, आजकल देख रहे हैं कि लोग मास्क बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन ये रही कहूँ जाए ना, रहे के एक साथ पड़ी, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाई। हम लोग बेशरम है, यहू बेशरम है, कई लोगों को मार दी, अब हम लोग इससे डराएंगे नहीं, जेकर आ जाए उकर आ जाए। जब अमिताभ बच्चन अमित शाह के होगा तो हम कहा है। इस तरह के जो वाक्य आपको लोक श्रुति में मिल रहे हैं ना सुनने को, जब आप फोन करते हैं अलग अलग सेट के लोगों से जब बात करते हैं, यही है कि भैया जब अमिताभ बच्चन के होगल, रेखा के गार्ड के होगल तो हम कहा है, बहुत हो सकेला। हाँ, अमिताभ बच्चन जो दिन रात मतलब फोन कीजिए तो उन्हीं की आवाज आती है कि सतर्क रहें, सतर्क रहें। कितना सतर्क खुद रहे, ये भी है ना। देश में ऐसे लोगों को ऐसे संदेश देना नहीं चाहिए जो खुद सतर्कता नहीं बरत पाए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, मैं मानता हूं उन्होंने किया होगा, पर उनके डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। अब जो फोन पे आवाज आती है तो लोग सुनते हैं, अच्छा वही बोल रहा है जिसको हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी आवाज तब से आनी शुरू हुई जब उनको हो गया, उससे पहले एक महिला की आवाज आती थी। हाँ, वो महात्मा गांधी बन गया है कि मैंने मीठा छोड़ दिया, मैं मीठा छोड़ने के बारे में संदेश दूंगा। वो बदला लेने के मामले में कोरोना का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आप देखें, जिस आदमी ने थोड़ा उपहास किया कोरोना का, या कोरोना को लेके के अतिरिक्त जागरूकता फैलाने की कोशिश की, एक राजनीति में भी सक्रिय हैं, उन्होंने अलग तरह के लेप बताए और कई तरह के उन्होंने युक्तियां बताई कि ऐसे जो है कोरोना बचा जा सकता है कि हम जाकर के दूसरे को झप्पी दे देंगे और ये झप्पी दे देंगे, कीचड़ उनको भी हो गया, सबको हो गया। हाँ, राजस्थान के थे वो, जौनपुरिया नाम है उनका, अजीब सा यूपी वाला नाम है, राजस्थान के एमपी हैं। हाँ, एकदम त्यागी टाइप कैरेक्टर है। हाँ, वो कीचड़ में लेट कर और कुछ शंख बजा रहे थे और वो बता रहे थे कि इससे कोरोना नहीं होगा, वो अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अपनी, उनको हो गया। ऐसे सारे लोग जिन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प जिन्होंने जितनी बकवास की उन सबको हो गया। इस बात से मुझे खुशी है। एक जने बोले कि वो ममता दीदी को जाके झप्पी देंगे, एक जने काढ़ा बेच रहे थे, एक जने पापड़ का प्रचार कर रहे थे, ऐसे कई चरित्र हैं। तो मैंने तब से कोरोना का बहुत सम्मान में करता हूँ, बहुत हल्के में इसको मैं लेता नहीं। हाँ, और मैं अपने शत्रु की भी कोरोना होने की कामना नहीं करता। हाँ, ना किसी को करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। सबसे कम कोई डरा रहा है कोरोना से तो वो बिहार के लोग हैं। उनको लगता है कि आएगा कोरोना तो उठा के पटक देंगे। नहीं, एक चीज है कि पहले आप देखें, वो तबलीगी जमात का जब से केस हुआ, उसके बाद और जैसे भी जब भी ये छोटे छोटे आयोजन हुए और उसमें भीड़ आई, तो एक तरह से उसमें एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही आयोजकों पे डाली गई कि यार आपने इतना बड़ा आयोजन ही क्यों कराया, इतनी भीड़ आ रही है। या कांग्रेस की फला बैठक में इतने लोग पहुंच गए, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, इतने लोग पहुंचे। संसद में भी हमने देखा, जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो 23 या 24 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन बिहार में रैलियों में जिस तरह की भीड़ है, और वो तो चिपके हुए हैं सब एक दूसरे पे, तो जब मुझे मालूम नहीं उनमें से कितने लोग टेस्ट के लिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, अगर आज उत्तर प्रदेश में अगर हो जाए चुनाव तो वहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। आज राजस्थान में चुनाव हो जाए तो वहां पे भी वही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इस तरह के दृश्य हैं। मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत कुछ खराब किया है इस देश में, लेकिन बहुत सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन खराब नहीं कर पाया, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि कुछ भी आयातित इम्पोज्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल कंडक्ट इस देश में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाया। अंग्रेज इसलिए नहीं भगाया गया कि अंग्रेज बुरे थे, उन्होंने देश को एकीकृत किया। अंग्रेज इसलिए भगा दिए गए क्योंकि उन्होंने इम्पोज किया कुछ चीजों, और यहाँ पे इम्पोजिशन कभी चलता नहीं है। अच्छे लोग भी बुरे लगने लगते हैं अगर वो बहुत समय तक बने रहे। हाँ, अच्छी चीजें भी आप इम्पोज नहीं कर सकते। अच्छी चीजें भी आप इम्पोज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा संविधान आपने बनाया, लेकिन आप उसको इम्पोज नहीं कर पाए। लोगों का ना ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन बिटिया को पढ़ा दिया है, अब उसका ब्याह का समय हो गया है, थोड़ा चूल्हा चौका भी समझना चाहिए। अभी भी लोग जब बहुरिया देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, तो पूछते हैं कि क्या क्या बना लेती हो बेटा। ये नहीं पूछते हैं कि क्या क्या जानती हो। अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर, तुमने टॉल्स्टॉय को पढ़ा है कि तुमने शेक्सपियर पे काम किया है कि क्या किया है, ये नहीं पूछते हैं। ये सब बाद में आता है। बीएड करने का मन है, पीएचडी के बारे में क्या सोचा है, इस तरह के प्रश्न बाद में आते हैं। पहले तो यही शुरू होता है, क्या क्या बना लेती हो। अच्छा, कढ़ाई, लड़की भी बताती है कि कढ़ाई बनाई, सारी चीजें।
अभी भी कई घरों में प्राय यही है, जबकि ये सब लोग संविधान के पहरुए हैं, प्रोग्रेसिव समाज के लोग हैं। जीन्स पहना हुआ बेटा अच्छा लगता है, शादी में अच्छा लगता है कि कोट पैंट पहने, धोती कुर्ता ना पहने, धोती कुर्ता घर के बुढ़े पहने। तो इम्पोज्ड कुछ भी अपने को चलता नहीं है। कोरोना को लेके जो सोशल बिहेवियर है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, और चाहे जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं कि इतना डिस्टेंस रखना है और चीजों को मतलब स्पर्श वगैरह से दूर रखना है, चाहे वो सामान को छूना हो कि कोई सब्जी, फल, अटैची, सूटकेस, साइकिल, बाथरूम, सार्वजनिक शौचालय, इस तरह की जगह हो, और चाहे व्यक्तियों के साथ परस्पर विनिमयन हो, ये सारी चीजें इम्पोज्ड हैं। और भारतीय समाज में इस तरह की चीजों की आयु बहुत होती नहीं है। यही कारण है कि ये स्वतः स्फूर्त सविनय अवज्ञा लोगों की तरफ से आपको देखने को कोरोना के प्रति मिल रही है। इसमें सरकारों का, धर्मों का, जातियों का, आय वर्ग का, शहर या गांव का या किसी भी तरह के वर्गीकरण का कोई हाथ नहीं है। ये केवल एक बीमारी है, इस बीमारी का नाम है भारतीय होना। एक बात कोरोना और के खिलाफ रेजिस्टेंस है जी। एक बात गौर करने की है इसमें कि जब देश में ना, जब पूरे देश में संख्या 200 थी, 200, तो भयंकर भय था। हाँ, वही 130 करोड़ के देश में जब 200 केसेस थे तो भयंकर भय था। 300 हो गए तो क्या होता था, जब 300 में अगर 30 तबलीगी निकल आए तो ये था कि 10% केसों का जिम्मेदार सिर्फ यही है। समझ रहे हो? उसमें परसेंटेज में जब देखा लोगों ने, उन्होंने कहा देखो 1/3 जो है देश में जो कोरोना के केसेस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ तबलीगी जमात। आज देश में केस 90 लाख है ना। अब उसमें अगर बिहार की रैली से 90 लोगों को हो जाए, सपोज करो, तो भी वो क्लस्टर नहीं कहलाएगा। पहले क्या होता था, वो क्लस्टर कहलाते थे, बॉम्ब कहलाते थे। अब वो सब नहीं होगा, क्योंकि संख्या इतनी हो गई है, उसमें बिल्कुल बूंद है समंदर में। इसलिए भी एक भय नहीं है कि क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रारंभिक दिनों में एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जो ताऊ कह रहे हैं कि प्रारंभिक दिनों में कोरोना का भय केवल मृत्यु को लेकर नहीं था, कोरोना का भय संवाहक बनने को लेकर भी था। जिस तरह से तबलीगियों की छवि उकेरी गई टेलीविजन के पर्दे से और मास मीडिया से, उसके बाद में लोग शुरुआत में इस चीज से भी बचे कि वो संवाहक ना घोषित हो जाएं। किसी को कोरोना है इसका मतलब है कि वो अपराधी है, समाज का दुश्मन। लेकिन अब वो अनिवार्यता, एक बड़ी आबादी को कोरोना संक्रमण होने के बाद में वो परसेप्शन खत्म हो गया है। तो अगर मुझे आज कोरोना हो जाए तो मैं वापस से विक्टिम फील करूंगा, एक्यूज फील नहीं करूंगा कि हाँ अरे मुझे कोरोना हो गया है, अब मैं बाकियों को संक्रमित कर। वो भी एक बहुत अजीब सा हैंगओवर था, जो मुझे याद आता है कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जब कुलदीप मिश्र की कविता ये मार्च का महीना है और एक वादा हमें करना है, हम लोग सुन रहे थे उन दिनों ये बहुत संकट था कि साला हमको अगर हो गया तो लोग कहेंगे कि क्या रे, एक तो तुम पालन नहीं किए डिस्टेंसिंग का, जो है चतुश्राव कर रहे थे, 2 और 2 4 हो रहे थे, हैं, और फैला भी रहे हो, साले तुम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हो, तुमसे केवल रेडियो एक्टिविटी निकलेगी। ये सारी चीजों से लोग मुक्त हो गए। लोग अपराधी होना चाहते हैं, अपराधी घोषित नहीं होना चाहते। और छुआछूत की हमारी परंपरा भी रही है एक ना, बहुत हमारे यहाँ क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग से यूरोप में, अमेरिका में डिस्टेंसिंग, एक पर्सनल स्पेस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत लोगों के नजदीक नहीं जाते। जब क्यों होता है तो एक उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी होती है बनी हुई, क्योंकि उनको ये बहुत पता है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलते, पर्सनल डिस्टेंसिंग उनको पता है। हमारे यहाँ डिस्टेंसिंग होता नहीं है, हम तो गले मिलकर रगड़ देने वाले आदमी हैं, ठीक है। मतलब हम तो विदेशी, जो हमारे लीडर भी विदेशी लीडर से मिलते हैं तो उनको भी इतने कस के झप्पी देते हैं। तो एक तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं रहा। फिर है सोशल डिस्टेंसिंग, वो हम जानते ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या था हमारे यहाँ, कास्ट के आधार पे था कि हम एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से डिस्टेंस रखता था। जब ये सब पर लागू होने लगा और समान रूप से लागू होने लगा, तो ये बहुत अस्वाभाविक, असहज सा हो गया कि भाई ये कौन सी नई डिस्टेंसिंग है। हमने तो इस तरह तरह के डिस्टेंसिंग देखे हुए, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से, एक जाति की दूसरी जाति से, उनसे हमारा मिलना जुलना जो है बहुत फॉर्मल तरीके से दूर दूर होता है। वो एक नई तरह की डिस्टेंसिंग जो हम पचा ही नहीं पाए कि ये आप कितने लेवल पर डिस्टेंस करेंगे अपने आप को। और नामकरण में भी प्रॉब्लम है।
इसको सोशल डिस्टेंसिंग ना कह के पर्सनल डिस्टेंसिंग कहते तो लोग इसको ज्यादा सहजता से लेते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कह दिया तो लोग जो बागी हो गए। आपको याद होगा किसी कोई एक पिटीशन डाली गई थी इसका नाम बदलने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का नाम बदला जाए, कोर्ट में पिटीशन डाली गई, कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ, लेकिन ये एक सवाल है कि सोशल जैसे ही आप कहते हैं तो लोग फिर उसको समझते हैं कि ये तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है और नेगेटिव कोनोटेशंस आ जाते हैं। बिल्कुल, और ये पर्सनल नहीं होता, लेकिन पर्सनल डिस्टेंसिंग जो है वो असली मैसेज है। कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक्चुअल एक्सटेंशन है और एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि आप पर्सनली लोगों से दूरी बना के रखें। और हमारे यहाँ एक और भी रहें, इम्यूनिटी के जो है, हर आदमी की पर्सनल इम्यूनिटी गाइड होती है हमारे यहाँ। तो हर आदमी अपने आप में इम्यून समझता है कि कोई से बोलो अरे वो तो खैनी खाता, उसको तो कुछ होगा ही नहीं, कोरोना जाएगा और मर जाएगा। जो गुटखा खाता है वो कहता है अरे हम गुटखा खाते हैं, चला आज तक कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। और बाय द वे कुछ शराब पीने वाले सोचते हैं कि अल्कोहल से चूंकि कोरोना हट जाता है, सैनिटाइजर भी यूज होता है, तो हमको नहीं हो सकता। ऊपर से जो काढ़ा पी रहे हैं वो अलग, जो तुलसी की चाय पीते हैं वो अलग, जो योगा करते हैं, जो गिलोय खाते हैं वो कहते हैं अरे हम तो गिलोय खा रहे, कुछ नहीं होगा। तो सबके अपने अपने सिस्टम है और सबके अपने अपने वो होता है ना, जो हर इस ये पिक्चर है और यहाँ पे रामाधीर सिंह बोले थे कि सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है। तो वो सबके दिमाग में अपने अपने औषधि जो है, औषधि गुण वाली चीजें चल रही हैं और सब अपने आप में इम्यून है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, वो दूसरों को, बाय द वे जो मास्क लगा रहे हैं ना वो भी दूसरों को देख कर लगा रहे हैं और एक नियम है इसलिए लगा रहे हैं। बाकी टाइम में मैंने कल एक आदमी को कहते हुए सुना, उसने बोला अरे उसको ये बताया गया कि अगर कोई छींक दे आपको कैसे पता है उसको कोरोना नहीं है, तो उसने बहुत बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा कि जैसे ही कोई छींकता है उसी टाइम हम सांस बंद कर लेते हैं 1.5 मिनट तक। हाँ, 1.5 मिनट तक सांस नहीं लेते, फिर उधर जाके सांस लेते। तो उसके अंदर वो मास्क नहीं पहने हुए था और उसने बहुत साधारण सा एक अपना दे दिया। उसने कहा मैं ये करता हूँ, 1.5 मिनट तक रोक सकता हूँ और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है लेने की तो थोड़ी दूर जाके ले ली सांस, फिर आ गए। तो ये अब ऐसे देश में क्या कर सकते हैं? यही लोग हैं जो मानवीय संतुलन। बता दूं कि जो लोग सुन रहे हैं कि ये सज्जन जो भी कह रहे हों 1.5 मिनट तक सांस रोकने की बात, लेकिन सांस रोक करके जब भी आप दोबारा सांस लेना शुरू करेंगे तो आप बहुत एक्टिव ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि ब्रेन की तरफ से मैसेज ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है बॉडी में, तुरंत सांस लो, गहरी सांस लो, और आप एक्टिव ब्रीथिंग करते हैं और उस वक्त आप कोरोना के ज्यादा प्रोन होते हैं, ज्यादा तेजी से आप कणों को अपने मुंह से और नासा छिद्रों से आप खींचते हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रयोग धर्मिता ना अपनाएं। और ये एक चीज और देखेंगे, मास्क हैबिट्स की बात होती है हमारे यहाँ, मास्क पहनना किसी को नहीं आता है। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा, नेताओं के वीडियोज आते हैं देखता हूँ, वो लगाते रहते हैं और सामने से उसको छूते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहते हैं। वो मास्क जिसका मकसद सामने से वायरस के अटैक को रोकना है, उसको अगर आप सामने से छू रहे हैं तो उसका पर्पस ही खत्म हो गया ना, फिर तो वो आपके हाथ पे आ ही गया ना। अगर वो सरफेस पे है, आप उसको कान से, जहां से उसका वो रबर है या जो इलास्टिक है वहां से निकालें और तो ठीक करें तो बात है, लेकिन वो अक्सर लोग हाथ से सामने से छूते रहते हैं। निकालेंगे थोड़ी देर के लिए हाथ, मास्क साइकिल के हैंडलों में टंगा है, जेबों में खुसा हुआ है। मास्क का इनर लेयर जो आपके मुंह और नाक से टच होता है उसको आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग उसको वहां से भी पकड़ते हैं। मास्क के को हमेशा कुंडे से और अंदर की तरफ फोल्ड करके ही रखना चाहिए, लोग उसको कैसे भी रख रहे होते हैं। मास्क साइकिल में ब्रेक वाले डंडे में भी टांग करके लोग चल रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोहनी को हेलमेट पहनाने की बहुत पुरानी परंपरा है, सर को नहीं। तो मास्क का जो न्यू नॉर्मल है उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। और कुछ लोगों के मास्क को देख के आपको लगेगा कि शायद इन्हें लोहे के तार पे सुखाया गया था, क्योंकि इनमें जंग वाले पीले चकत्ते पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप उनको बारीकी से अध्ययन करें तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल ये एक ऐसे व्यक्ति का मास्क है जो कि गुटखा खाता है। मास्क में नए तरह के डिजाइन भी उभरने लगे हैं कि एक डीपर लेवल पे। लेकिन एक चीज है, ये आदमी के डीएनए में भी है कि हम चेहरे को ढक नहीं सकते। उसका कारण यह है कि यही तो हमारी पहचान है। बाकी शरीर तो लगभग 90% लोगों का एक जैसा ही होता है। हिंदू बहुमत वाले देश में मुसलमानों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसी चीज को लेके है कि वो ऐसी टोपी क्यों लगाते हैं और बुर्का क्यों पहनते हैं। बुर्का इज अ बिग प्रॉब्लम। अंग्रेज बुर्का पहनते होते तो अंग्रेजों से भी हिंदू उतना ही नफरत कर रहा होता है इस देश में शायद। चेहरा ढकना बर्दाश्त नहीं।
बहुत बर्दाश्त नहीं होता लोगों की अपनी। मैं क्या हूँ वो आपका चेहरा ही बताता है कि आप क्या हो, कौन हो, क्यों। अगर वही ढक दिया जाए और हम सब शरीर से जाने जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूंकि तब ऋतिक रोशन को तो पहचान भी लेंगे, बाकी जो गोल मटोल हैं लोग उनको कैसे पहचानेंगे किसका पेट है। वो एक कहानी कही जाती है, पता नहीं है। इसमें एक कहानी और सुना देता हूँ कि एक सोशल बिहेवियर के बारे में बताया जाता है कि एक स्नान घर में 3 पुरुष एकदम पूरी तरह से नग्न होकर के नहा रहे थे, चड्डियां तक नहीं पहन रखी थी। और वहां पे एक कोई चौथी कोई एक महिला वहां पे पहुंच गई। तो तीनों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया उससे समझ में आया कि ये कौन लोग हैं। तो एक व्यक्ति ने अपने अंगों को ढक लिया, दूसरा व्यक्ति घूम गया और तीसरे व्यक्ति ने अपने चेहरे को ढक लिया। तो ये बताया गया कि जिन्होंने अपने अंगों को ढक लिया वो भारतीय थे, जिन्होंने जो घूम गए वो फ्रेंच थे, और जो तीसरे सज्जन थे जिन्होंने अपना केवल चेहरा ढक लिया वो शायद बर्तानिया के थे, या वैसे वर्षा, मतलब जो बर्तानिया वाला जो मैं बता रहा हूँ वो फ्रेंच समझ लीजिए। क्योंकि उनका कहना यह था कि आदमी की पहचान तो चेहरे से होती है, चेहरा ढक लीजिए नीचे क्या दिख रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन जो भारतीय थे तो वो बजाय उनका कि नहीं चेहरा मैं कैसे छुपा लूं बाकी सब छुपा सकता हूँ लेकिन चेहरा नहीं छुपा सकता। तो ये चेतना है। तो जो ताऊ कह रहे हैं ये एक दीगर बात है। मैं बहुत सारे विषय पेंडिंग लिस्ट में छोड़ता जा रहा हूँ, ये भी पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिएगा। वह दिन दूर नहीं है जब हम और आप कहीं मास्क लगा के बैठे होंगे तो लोग हमारा आपका मजाक उड़ाने लगेंगे कि देखो ये मास्क पहन के घूम रहा है। हाँ, मुझे 2 चीजें लगती हैं जिसके बारे में मैं गंभीरता से सोचता हूँ कि जिस तरह की प्रयोगधर्मिता मानव इतिहास में और मानव समाज में है, उसमें 2 तरह की चीजें इनके ऊपर काम होना चाहिए कि मास्क का कोई रिप्लेसमेंट बन सकता है क्या, जो केवल मतलब मिनिमम एरिया कवर करके और मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और दूसरी चीज ये है कि क्या ट्रांसपेरेंट मास्क की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि अगर वो चीजें बनेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मास्क होंगे तो शायद लोग थोड़ा सा और सहज महसूस करेंगे। वो आने लगे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कुछ लोग लेके आए हैं जिसमें किनारी तो वो होती है कपड़े या किसी चीज की, पर बीच का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो कम से कम लिप्स उसमें दिखते हैं। वो ग्लास शील्ड की शक्ल में है, वो आधा ग्लास शील्ड है आधा मास्क। अच्छा, चीजें आने लगी। हाँ, तो ये अच्छा, है। एक चीज पूछता हूँ, आप दोनों टिप्पणी कीजिएगा। बिहार की रैली में, चूंकि अभी बिहार में इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है हर जगह पे, बिहार की रैली में मैंने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि आपको नहीं लगता कोरोना है? तो एक आदमी का रिस्पांस था कि कहाँ है कोरोना, दिखाइए तो कोई मरा हुआ है। मतलब वहां के लोगों को ये चाहिए कि आप भीड़ में एक लाश लेके जाएं ताकि देखें कि ये कोरोना से मर गया है। इस तरह के एटीट्यूड का कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं, इसमें भी इससे भी ज्यादा एक और चीज जोड़ दूं, फिर और बाबा और ताऊ बोलेंगे। लेकिन एक और चीज है, हम लोगों ने इस पे डिस्कस नहीं किया। जो हम लोग बात कर रहे थे, हल्का सा जिक्र आया कि हम तो सांस रोक लेते हैं। साइंस को लेकर के मिसकंसेप्शन और जागरूकता का अभाव, और उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भूमिका। मेरे एक रिश्तेदार हैं जानने वाले, उन्होंने मुझसे बहुत देर तक इस बात पे बहस की कि कोरोना दरअसल कुछ है ही नहीं, ये जर्मनी के वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं। लेकिन इसको नरेंद्र मोदी सरकार जो है इसकी वैधता बनाए रखे हुए है ताकि वो अपनी नाकामियों को छिपा सके। वो उनकी दलील, वो आधा घंटा लड़े मुझसे इस बात पे कि कोरोना नहीं है, लेकिन सरकार उसको बनाए रखना चाहती है कि कोरोना है ताकि वो जो उसकी अपनी नाकामियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरफ है, वो दोनों तरफ है। मतलब वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी भी तरफ ऐसे लोग हो सकते हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस से प्रभावित हो जाते हैं। तो ईश्वर है कि नहीं जैसी बहस कोरोना के ऊपर हो गई, और नास्तिकतावाद है। कोरोना का नास्तिकतावाद यही है कि कोरोना दरअसल है नहीं, ये पश्चिम की साजिश है। इन लोगों ने एक समय में कंडोम बेचे थे, टीके बेचे थे, अब ये मास्क बेच रहे हैं और नए टीके बेचेंगे, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन को उबारने के लिए एक नए धंधे के तौर पे सामने आएगा। वो ये नहीं देखते हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमीज को, देशों को कितना नुकसान हुआ है, कितना असर पड़ा है। तो ये जो क्षुद्रांतता है, क्षुद्रांतता यानी कि आंतों का छोटा होना, और आंतों का छोटा होना पाचन को सीमित करता है।
मैं ये सोच रहा हूँ ना, 3 ताल में एक हमें रख देना चाहिए, वर्ड ऑफ द डे, हर मतलब वर्ड ऑफ द वीक, हर एपिसोड में। पिछले बार का बिजार था, इस बार का क्षुद्रांतता है। तो हाँ, एक डिक्शनरी कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बाबा जब अपनी रवानगी में होते हैं तो फिर उसमें से कुछ इधर उधर निकल जाता है। तो ये जो क्षुद्रांतता है विज्ञान की, इसके ऊपर जरूर एक चर्चा हो। मेरे ख्याल से कुलदीप इसके बारे में बताएं कि इसके ऊपर एक कार्यक्रम भी हम लोग सोच रहे थे कि विज्ञान की चीजों को हाँ, विज्ञान पर एक प्रोग्राम, एक पॉडकास्ट हम लोग लेकर के आएंगे, साइंस के राउंड। अभी उसके आइडिया पे काम चल रहा है, और वो जब भी आएगा जिस शक्ल में, वो आपके सामने आएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बस हुतू तुतू करके छोड़ दे रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि मिसकंसेप्शंस और सेल्फ डेरिवेशंस जो हैं हमारे दिमागों में विज्ञान को लेके, वैज्ञानिक धारणाओं को लेकर के, तासीरों को लेके, ठंडी और गर्म तासीरों की जो लड़ाई है, जो दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं है सिवाय कुछ एशियन कंट्रीज में, और भारत उसमें अग्रणी है, सबसे ज्यादा विश्वगुरु है तासीर का। तो इन सब के ऊपर हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन कोरोना पे वही स्थिति है, जैसे रिचार्ज की बात हो रही थी ना, कोरोना भी उसी मूल मगजता और कुल मगजता का मारा हुआ है, जिसके की बाकी वैज्ञानिक परिधि मारी हुई है। तो इसके ऊपर चर्चा जरूर, लेकिन फिलहाल यही बात है कि कोरोना को लेकर के अगंभीर होना, उपहासी होना, आत्मविश्वासी होना, अति विश्वासी होना, है ना, अच्छी बात ये सारी चीजें जो है, हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी वाले अंदर। हाँ, राहुल ने एक बात शुरू में कही थी कि वो गांव के लोग कहते हैं कि जब हम शहर जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, गांव में रहते हैं तो मास्क की क्या जरूरत है। तो वो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी थी ना नेहरू की, पैसों को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर। तो वो थ्योरी शायद प्रशासन के मामले में भी फेल होती है कि प्रशासन किस तरीके से शहरों में कितना हावी है और गांव जाते जाते वो कैसा हो जाता है। तो चूंकि हर चीज में नेहरू आ जाते हैं तो मैं सोचा यहाँ भी ले आऊं। हाँ, हाँ, श्रोताओं के लिए इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मन ही मन ये सोचते हैं कि बात तो सही है कि गांव में कम होता है। इसका मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। एक तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव में कोरोना के मामले कम होते हैं, कम हैं शहरों की बनिस्बत, लेकिन उसकी वजहें क्या हैं और उसकी बुराई क्या है, ये दोनों चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी दिशाओं से यहाँ पे आते रहते हैं। आपके गांव में लोग यदा कदा आते जाते हैं, लेकिन शहर में लाखों लोग रोज आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक। मेरा भाई आया था ना, तो वो पूछता था मुझसे कि मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज इतना लोग जाता कहाँ है। तो आता कहाँ है, क्यों है और जाता कहाँ है, ये बिल्कुल ये सवाल है। तो शहरों की समस्या ये है, गांव में उतने लोग नहीं आ रहे होते हैं, गांव में एक रफ और अधिक प्रकृति के करीब जीवन शैली है, तो लोगों की एक्टिव ब्रीथिंग, बेटर ऑक्सीजन लेवल और अच्छा मजबूत इम्यून, नाक और फेफड़ों में पहुंचाया हुआ सरसों का तेल, गुड़ की चाय, ये सारी चीजें मदद जरूर करती है लड़ने में, लेकिन ये कोरोना से बचाव कतई नहीं है। गांव की जो सबसे बड़ी मजबूरी है, और वो मैंने अपने कुछ जानने वालों के बीच में देखी, कि उनको जब गांव में कोरोना का संक्रमण हुआ तो पता चला कि मलेरिया ऑफिस जहां पे कोरोना का टेस्ट हो रहा है वो उनके गांव से 20-25 किलोमीटर दूर है, और या 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है, और वहां तक जाने के लिए कोई साधन उनको उपलब्ध नहीं था। और गांव भर में हल्ला होने के बाद में बहुत गंदे किस्म के उनके आइसोलेशन उस फैमिली के किए गए, बहिष्कार किया गया सामाजिक रूप से। ये सारी चीजें इतनी कष्टकारी बन जाती हैं। शहरों में ये समस्या नहीं, आपको कोरोना हुआ है तो एम्बुलेंस आपको घर से ले जाएगी, लेकिन गांव में आपके घर एम्बुलेंस नहीं आएगी, आपको खुद जाना पड़ेगा। गांव का कोई और व्यक्ति आपको लेकर नहीं जाएगा, वो डायन के साय से लेके और कोरोना की महामारी तक हर तरह की बात आपके बारे में सोचेगा। तो गांव में अगर आपको कोरोना होगा तो आपका कोरोना से बचना, कोरोना से लड़ना और स्वस्थ होना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कष्टप्रद है। आप ठीक हो जाए, आपका इम्यून अच्छा है या आपको संक्रमण कम हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन अगर उसने धर के आपको चाप दिया तो महाराज चरपैया से उठ नहीं पाएंगे आप। इसलिए आप गांव में हो या शहर में हो, कोरोना को
गंभीरता से ही लेना है। ठीक है। अच्छा, मैं लगता है कि मेरी बारी आ गई। मैं 2 न्यूज और बताता हूँ, उस पर चर्चा करेंगे। एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा हो गया ये थोड़ा सा। हाँ, मतलब समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आखिर संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। 2 बड़े मजेदार न्यूज है मेरे पास, वो मैं सुनाता हूँ आपको। एक खबर आई कि मन की शांति के लिए गाय को गले लगाने का चलन बढ़ रहा है। हाँ, वाह। और एक दूसरी न्यूज है कि गूगल के जो पूर्व सीईओ थे एरिक स्मिथ, उन्होंने कहा कि बेवकूफ व पागल लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं सोशल नेटवर्क्स। गाय वाले में तो भारत में मन की शांति के लिए भी और तमाम और चीजों के लिए भी गाय को गले लगाने का काम काफी समय से चल रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में भी ऐसी कुछ घटनाएं हमने देखी। इससे कई लोगों को मन की शांति मिली और भी बहुत कुछ मिला है, क्योंकि गौ माता तो खैर वो तो माँ जितना दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता, कामधेनु है वो। पर इस बात की एक हकीकत भी है, ये सिर्फ गायों पे लागू नहीं होता, ये कई जानवरों पे लागू हो सकता है। अगर आपका कोई पेट हो, जैसे कोई किसी के पास एक डॉग है, किसी के पास एक कैट है, आप उसको गले लगाएं, उसके साथ खेलें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसका कारण है कि ओवरऑल आपकी जो वेलनेस है वो बढ़ती है, आप मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे आदमी को ओवरऑल अच्छा भी लगता है। गायों के साथ क्या है कि गाय बहुत ह्यूमन सभ्यता में जो हमारे सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें हमने इवोल्यूशन जो हुआ, उसमें हमने देखा कि गायें बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही। और उस मतलब ऐसे ही उनको माता का दर्जा यहाँ नहीं दे दिया गया था, क्योंकि गायें संपत्ति भी थी और जर जोरू और जमीन वाली बात होती थी पहले, तो वो संपत्ति भी होती थी। वो जो गाय गोरू होते थे वो दूध, इजी प्रोटीन्स लोगों को देते थे। और जब से उनको आपने अगर देखा हो, गायों के गले सहलाने से अगर आपने किसी ने किया हो, तो गायों को भी बहुत आनंद मिलता है। आपका वो थोड़ा आगे बढ़ा देती है। हाँ, आपका पता नहीं कितना आनंद हो रहा है, गायों को डेफिनेटली बहुत आनंद मिलता है। और आप उनके रिएक्शन से समझ सकते हैं कि वो आप उनको छोड़ देंगे तो आपकी तरफ देखते हैं यूं बिल्कुल मिस्कीन नजरों से कि भाई क्यों छोड़ दिया, तुम सहलाते रहो यार। तो गायों को गले लगाने के फायदे हो सकते हैं, पर वो कई जानवरों पर लागू होते हैं जिनसे भी आपका प्रेम है। और जानवरों को प्रेम जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं, आपसे संवाद, वो चूंकि उनके पास कोई भाषा नहीं होती तो वो कर नहीं पाते, पर उनके संवाद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है टच। कभी सिर से यूं धड़ाम से मार देती हैं गुस्से में, या कोई डॉग जो है वो काट लेता है, बिल्ली नाखून लगा देती है, पर उनके पास संवाद आपसे करने का, जबकि आपके पास वो बहुत ज्यादा समय बिताती हैं, आपके साथ रहते हैं, पर वो संवाद का एक ही तरीका उनके पास, वो है टच। आप उनको छूते रहें या आप भी उनको कभी कभी पीट देते हो, वो भी आपको वापस पीट देते हैं। तो गायों के साथ तो खैर गाय हमारी माता है, और ये गैया के साथ मानते हैं, संबोधन भी गैया के गैया, एक चीज मैया से मिलता है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये इस पूरे खेल में एक मतलब बहुत भेदभाव भी हो गया है, और तमाम सारे नारीवादी मेरे इस कथन से बहुत उद्वेलित हो सकते हैं, लेकिन ये बैलों ने क्या गलती की है भाई? कोई ये काहे नहीं कहता है कि बैल या सांड को भी गले लगाएं? गाय कोई गले लगाने की बात क्यों? मरखंडा होता है हमारे यहाँ, एक वर्ड होता है मरखंडा। ये बात कहाँ से आई कि बैल मरखा होता है और गाय नहीं होती है? सबसे ज्यादा लात गाय चलाती है, बैल किसी को नहीं मारता है, चुपचाप आपकी उड़द मिलता है, आपके खेत जोतता है, आपकी बैलगाड़ी खींचता है। आज तक मैंने बैल को हिंसक होते नहीं देखा, अनलेस अंटिल आप उसको कोंच दें। अरे हम एक बार गांव में चौकी दे रहे थे, मतलब पीछे बैठ जाते हैं ना खेत में, लताड़ दिया था। अधिकतर ये पाया गया है। देखिए, ये इस तरह की बातें जो कहते हैं ना, प्यार का भाव है, बैल गुस्सा होते हैं ज्यादा गायों से, उसका कारण है प्यार का भाव है। जो गायों को प्यार मिलता है वो बैलों को मिलता नहीं है। तो बैलों के साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है कि एक हिंदू बैल वाहिनी भी बननी चाहिए। गैया वाहिनी तो बहुत सारी हो गई है ना। बैलों के ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब बैल राइट्स के लिए भी लिविंग राइट्स के लिए, नेचुरल राइट्स के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। मुझे हम अकेले तुम एक सिनेमा आया था आमिर खान मनीषा कोइराला का, जिसमें कि तलाक की दहलीज पे खड़े पति पत्नी के बीच में एक संतान की दुश्वारियों के ऊपर वो कहानी केंद्रित थी। उसमें आमिर खान ने अदालत में बेटे के पोजीशन को लेकर के जब चर्चा हुई तो एक ही बात कही थी कि कानून की किस किताब में लिखा है कि पिता
बच्चों से कम प्रेम करता है या बच्चे पिता से कम प्रेम करेंगे। ये एक दीगर बात थी और इसके ऊपर बात नहीं होती है क्योंकि मातृशक्ति की भूमिका और उनके प्रति संवेदना, उनके प्रति लचीलापन कानून में हमेशा से रहा है, समाज में भी हमेशा से रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बैलों के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। हम सब बैल हैं, यहाँ पे चार बैल जो है आपस में बात कर रहे हैं गैया मैया जय। लेकिन वो कहावत वाली, मतलब यूपी का बहुत पुराना, बहुत घिसा पिटा लेकिन बार बार दोहराया जाने वाला चुटकुला है कि बच्चे ने कॉपी में लिखा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वही मास्टर ने लिखा, मास्टर साहब ने उसी में नीचे 0 दे करके उसको लिख दिया कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये बहुत पुराना लतीफा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था गाय वाली इस पूरी भैंस पे जो ताऊ कह रहे थे उसी को लेकर के, कि हर जीव से प्रेम करने की आवश्यकता है और हर जीव से प्रेम करने की अपनी सावधानियां हैं। तो मेरे पास एक एक्वेरियम है और मेरे घर में कुकुर पले हुए हैं और बिलार हमने कभी पाली नहीं क्योंकि वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक होती हैं। मन ऐसा लगता है कि वो प्रेम कम देती लेती हैं। मैं गौ पालक परिवार से आता हूं जिसकी दहलीज पे और बचपन गोबर उठाते बीता है, तो इसलिए गाय के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो उस चर्चा को उस तरह से ना देखा जाए जिस तरह से कभी गाय नहीं पालने वाले लोग गाय के ऊपर दृष्टांत देते हैं तो उनको सुना जाता है, उस तरह से ना देखा जाए। मुझे गाली देने से पहले याद रखिएगा कि अभी महीने भर का बछवा हो गया, अभी भी एक गाय भी आई है। एक राजनीतिक कमेंट नहीं जानते होंगे ये लोग जो गाय की बात करते हैं, गाय के थन से बच्चा पैदा करने के 3 दिन बाद तक जो दूध होता है वो हाई कैल्शियम होता है और वो पनीर जैसा बन जाता है। कढ़ाई में उसको पका करके खुंजड़ी बनती है और खुंजड़ी जो है बहुत ही ताकतवर होती है, जो शुरुआत के 3 दिनों का दूध होता है, बोलते हैं इनरी। हाँ, तो इनरी खुंजड़ी जो भी उसको आप बोले, ये लोग खुंजड़ी के बारे में जानते नहीं लेकिन गाय का विज्ञान समझाते रहते हैं देश और दुनिया को। तो ऐसे लोगों से बचें, हर तरह के जीव से प्रेम करें। कुत्ते से के सलाइवा में ज्यादा पॉइजन है, ज्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन कुत्ते की सींग नहीं होती भाई साहब, गाय की सींग होती है। तो गाय की सींग से बचें, कुत्ते के सलाइवा से बचें, घोड़े की दुलत्ती से बचें, गधे की दुलत्ती से बचें, बैल के भी सींग से बचने की आवश्यकता होती है, बिल्ली के नाखून से बचें, चूहे के इन्फेक्शन से बचें, वो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो सब जानवरों के साथ में करते कराते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सारे जीवों से प्रेम करने से शांति मिलती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अपने आस पड़ोस में देखिए, लोग गरीब हैं, लोग सताए हुए हैं, लोग परेशान हैं, अमीर भी होंगे, बड़ी अट्टालिकाओं में रहते होंगे, तब भी मानसिक रूप से 10 तरह की दुश्वारियों और चिंताओं परेशानियों में होंगे। उनके दुख को साझा कीजिए, उनके दुख को खत्म कीजिए, बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। निदा फाजली साहब लिख के कलम तोड़ के सरगे चले गए, अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये जो है ना, दुआरी पे गैया के गले को सहलाया जाए। ठीक बात है। और गूगल वाले टॉपिक को लाया जाए। हाँ, क्या खबर थी, दोहरा दो एक बार। गूगल, उसमें खबर ये थी, जब भी मैं गूगल से कुछ सर्च करता हूँ तो मुझे एक ही लाइन आती है, बेटा गूगल जल्दी गूगल। तो खबर ये थी कि गूगल के पूर्व सीईओ जो थे एरिक स्मिथ, उन्होंने कहा है कि बेवकूफ और पागल लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैं तो कहूंगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट लोगों को बेवकूफ और पागल बना रहा है। जो नहीं भी हैं पागल, वो भी पागल हुए जा रहे हैं। जो एक तरफा इंफॉर्मेशन, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हो उस तरह की इंफॉर्मेशन, आप अगर यह सोचते हैं कि कोरोना वायरस एक फ्रॉड है तो आपको उसी तरह के कंटेंट बार बार दिखाए जाएंगे। 15 दिन के अंदर अगर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया कोरोना इज अ होक्स, तो आपको अगले 15 दिन सिर्फ मिलेंगे और 1 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कोरोना होक्स या इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो ये जो एल्गोरिदम है उनका, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे कि एक गलत चीज आपने देख ली, उसके बाद कोई उस गलत चीज को इतना परोसा जाता है कि आप धीरे धीरे पागल हो जाते हो। सुशांत सिंह की हत्या हुई थी, ये देश की आधी जनता इसलिए विश्वास करती है क्योंकि उनके फीड में वही आता था, सुशांत सिंह की हत्या हो गई थी। तो वो पागल बना रहा है, विक्षिप्त बना रहा है हमको।
और एक तरह से वो भी है ना कि लत वाली चीज है कि अब तो सिगरेट जो पीते थे उनको हे दृष्टि से देखते हैं, गुटखा खाने वाले से तो लोग बात ही नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे मानो कि वो अभी भी सम्मान का विषय है। जो भी आदमी सोशल मीडिया से एडिक्टेड है उसको धीरे धीरे अब वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे किसी शराबी को, जिसको लत लग गई है, शराब पीने वाले को नहीं, किसी पान मसाला खाने वाले को नहीं, पर जिसको लत लग गई है। लत वालों को हम जिस तरह से देखते हैं वैसे सोशल मीडिया देखने वालों को देखना चाहिए। अब वक्त आ गया है हम इन विक्षिप्तों को विक्षिप्त होने की, उन पर दया करें कि देखो यार इनकी जिंदगी जो है वो फेसबुक में ले ली है, बेचारा आहा कितना अच्छा होनहार लड़का था। ये सोशल मीडिया वालों के लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ कि इससे झटुअल नशा जो है आज तक आया नहीं मार्केट में। और कव्वालों की वो लाइन मुझे ध्यान आती है कि लोग गैरों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं सीईओ साहब, इनकी बात में ये मूल कथा नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट सुभाष चंद्र बोस के नारे से प्रभावित है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के समय में एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की बहुमत आबादी जो पगलेट है उसके लिए लोगों ने कहा कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक गिव एंड टेक प्रोग्राम बनाना चाहिए, और फिर प्रोग्रामर्स ने उस गिव एंड टेक के लिए सोशल मीडिया का आविष्कार किया। तो ये हुआ कि तुम अपना खून जला करके अपना समय हमें दो और हम तुम्हें कुछ भी कहने की आजादी देंगे। सोशल मीडिया पर पागल नहीं है, सोशल मीडिया बनाया ही पागलों के लिए गया है। तो आपको बहुत सारे टोबा टेक सिंह यहाँ पे मिल जाएंगे, और लगभग सारे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं वो पगलेट ही हैं। हम ताऊ वगैरह सारे लोग अपने अपने स्तर के पागल हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। हाँ, मैं ट्विटर पे बहुत देर तक रहता हूँ, मेरा इतना वक्त ट्विटर पे जाता है, हालांकि वो काम के संबंध में होता है, पर उससे कई ऐसे होते हैं जब मेरा निजी वक्त भी चला जाता है, जो बिल्कुल तो घर पे टाइम होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं ये एक्सक्यूज दे सकता हूँ अपने आप को, चलो मुझे काम करना है इसके लिए मुझे इस पे रहना जरूरी है, पर मैं घर पे किस लिए दूं। और ये हो जाता है अब अल्टीमेटली जो है इनके एडिक्ट हो जाते हैं, और एडिक्शन कोई भी हो। तो सोशल मीडिया दरअसल पागलों के लिए बनाया गया था, और धीरे धीरे करके सारे पागल सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि पागलों की गुणवत्ता का जब भी आकलन होगा तो ये पाया जाएगा कि सबसे सभ्य और सबसे सुधार के करीब जो पागल थे वो टोबा टेक सिंह के साथी थे। और वो मंटो की कहानियां जो पार्टीशन की पटकथा में लिखी गई, पूर्व पीठिका में, उन कहानियों में वो पागल दर्ज होकर के या आज के नूर मंजिल या रांची के पागल खाने में, इन सारी जगहों पे वो कैद हैं। वो कुलीन, सभ्य और सुधार की संभावना वाले पागल हैं। जो बाकी के पागल हैं वो जो ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे वो सारे के सारे अब सोशल मीडिया पे हैं। और ये किस्म की जो पागलपंती है ये लाइलाज है। अभी एक फिल्म आई थी डिलेमा, सोशल डिलेमा, और उसमें बताया गया है कि कैसे टीनेज से लेकर के जो अर्ली यूथ गर्ल पॉपुलेशन दुनिया भर में है और जो सोशल मीडिया पे हैं वो कैसे आत्महत्या को लेकर ज्यादा प्रोन हैं। उनके बीच में आत्महत्या के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। इंटॉलरेंस, रिएक्शन और जजमेंटल होना, ये सारी नई प्रवृत्तियां हैं जो सोशल मीडिया ने लोगों को दी हैं। जो पागल नहीं थे और देख करके इस पागलपने के प्लेटफॉर्म पे आए वो धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक एक सुबह आप उठते हैं और आपके घर में चोरी हो चुकी है, आपको पता चलता है। अचानक से आपको पता चलता है कि कैंसर डायग्नोस हो गया है, अचानक से पता चलता है कि डायबिटिक हो गए। लेकिन पागल होना अचानक नहीं होता है, पागल होना एक क्रमवार सिलसिला है, और उस क्रमवार सिलसिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो सोशल मीडिया है। यहाँ पे पागल बनाए जाते हैं। बनारसी कहते हैं कि चूतिया बनवत हूँ, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अगर संश्लिष्ट कर दें तो इसको इस तरह से कहेंगे कि सोशल मीडिया वाले मना इनके पागल बनवत हूँ। वो बिंदी लगाई ना जो आपने, मजा आता है उसमें। फेसबुक का नया टाइमलाइन होगा, टैगलाइन होना चाहिए फेसबुक का, फेसबुक यहाँ तसल्ली बख्श तरीके से पागल बनाए जाते लगा वो ये बोलने जा रहे हैं बाबा कि जो लोग थोड़े सभ्य पागल थे या जो सुधारवादी पागल थे, फिर मुझे लगा अगली लाइन बोलेंगे वो सब रेडिट पे चले गए। मतलब आखिरी शब्द हम सफर फैज न जाने क्या हुए।
वो सब जो है ना वो मंटू की कहानी के साथ दफन हो गए। बाद में लखनऊ में मुझे सबसे आकर्षक जगह नूर मंजिल पागल खाना लगती थी। वहां से कभी कभी लाल बाग से जब निकलते थे तो कभी कभी कुछ कुछ आवाजें आती थी और ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये पागलों की हंसियां हैं, ये पागलों की आवाजें हैं। लेकिन वो कभी कभी की घटना थी। अचानक से इतने पागल एक साथ आपके मोबाइल में आप घुस के आपसे निरंतर कुछ बातें कहते रहेंगे, ये कल्पना हमने अपने बचपन में कभी नहीं की। लेकिन अब हम इसको देखते हैं और पागलपना जब भी बढ़ता है, पागल खानों का और पागलपने के इलाज का कारोबार भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाता है। जैसे परसाई दादा कहते हैं कि जब जब गोकशी होती है, रामनामी अंगोछे और टोपियां बहुत तेजी से बिकने लगते हैं उस शहर मोहल्ले में, तो उसी तरह से आप देखिए कि तमाम तरह की रेमेडीज, ये चर्चा, इस तरह की बयानबाजियां, गूगल इन सब की राजधानी है। उसने पागल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। सोशल मीडिया टाइप कीजिए तो गूगल सबसे पहले रिजल्ट में फेसबुक दिखाएगा। जैसे कानेपुर होता है ना, वैसे फेसबुक हमने कह दिया है। कुलदीप इस मर्म को समझ सकता है। लेकिन मतलब ये बात वो कहें जिनके हाथ में खून नहीं लगा हुआ है। ये बात वो कहें, मतलब गूगल ये सब बातें कह रहा है। जैसे फेसबुक कुछ दिन पहले कह रहा था कि प्याज अश्लील है, वैसे गूगल कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है वहां पर पागल बनाया जा रहा है। ये सब कितनी खुद में हास्यास्पद बातें, हमें इस पर लंकेश की तरह हंसना चाहिए, हा 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 करके हंसना चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, गूगल ने बहुत कोशिश की पागल बनाने की, उनकी फैक्ट्री चल नहीं पाई। वो एक के बाद कई फैक्ट्रियां उन्होंने खोली पागल बनाने की, लेकिन इनमें से एक भी नहीं चली। और फेसबुक और ट्विटर इत्यादि, पिंटरेस्ट और जो उनके चलते रहे, इसलिए बेचारे, इसलिए भी अब वो है कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। वो है ना सर, जिसको फिटकरी का शौक है वो आफ्टर सेव से उसको मजा नहीं आएगा। ठगवा नगरिया लूटल हो, मैं कुमार गंधर्व जी को इसे याद करता हूँ। बार बार आए जमराज पलंग चढ़ बैठा, चहुदी से धम धम उठल। आज इसी बातचीत में काशी कैसी का जिक्र किया था, उसमें भी एक चैप्टर कहानी का इसी शीर्षक से है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। ठीक है, यहीं विराम दिया जाए 3 ताल को। हाँ ठीक है, चलिए, तो 3 ताल का तीसरा एपिसोड यहीं विराम देते हैं। आज 2 बड़ी चीजों पे हमने चर्चा की, एक मिर्जापुर और एक कोरोना से क्यों लोग अब डरना भारत में बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बिजार स्टोरीज हैं उनके सहारे, उनके बहाने जीवन पर, समाज पर, उसकी सोशियोलॉजी पर इस तरह की बातें ही हुई जो आपको काम की लगी होंगी। लगी अगर काम की तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल आईडी है, हमें आपके ईमेल का इंतजार है। हमें ये जरूर बताइए कि आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी लेंथ के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके स्टाइल के बारे में, ताकि जो जरूरी सुधार हैं वो हम कर सकें। अभी इसमें और कुछ बदलाव उस तरह के भी कि हम किस तरह की चीजों को चुने, क्या हम राजनीति से संबंधित खबरें चुने, या हफ्ते भर का एक लेखा जोखा हो जाए ऐसा शो हो, या फिर हम सिर्फ जो अजीबो गरीब और विचित्र समाचार आते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आगे बढ़ पाते, उनको उठाएं। इन विषयों पर अगर अच्छा होगा, अगर लोग हमें ईमेल करके बताएं तो हो सकता है कि इसको लंबा कर सकें, छोटा कर सकें, और मजेदार कर सकें, और मनोरंजक कर सकें, और गंभीर कर सकें, जैसा वो चाहे। बिल्कुल। और एक चीज इसमें ये भी है कि काम की बात अगर नहीं भी है तब भी बातों के लिए तो आइए और बातों से जुड़े रहिए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी वाली थीम पे हम लोग चलते हैं, और दूर तक जाने में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो एक बात के बहाने कई सारी बातें इस कार्यक्रम में निकल के आती हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं। उसमें भाषा विज्ञान से संस्कृतियों तक, सामाजिक वर्जनाओं से लेकर के एंथ्रोपोलॉजी तक, और जोग्राफिया से लेकर के राजनीति तक, हम लोग तमाम सारे पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। तो काम की बातें ना भी हों, जिंदगी में कुछ नाकाम चीजें भी बहुत रस देती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। जैसे आप सांस लेने को तवज्जो नहीं देते हैं लेकिन लेते लगातार रहते हैं। थाली में रखी रोटी को तवज्जो नहीं देते हैं, भात को तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन वो उसके बिना कुछ खाया नहीं जाता है। पानी को तो एकदम ही तवज्जो नहीं देते हैं। हम और ताऊ भी आजकल जब से दफ्तर आ रहे हैं एकदम नहीं दे रहे हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। अरे अच्छा याद दिलाया आपने मुझे, पानी भी पीना। तो पानी लेकिन बहुत जरूरी है, बिना पानी के काम चलता नहीं है। तो ये गैर जरूरी बातों का ठिकाना है, और लेकिन बातों का है, और बातें ही नहीं हो रही हैं। लोग बातों से बच रहे हैं। जो लोग बात करने की कोशिश करते हैं उनके मुखालफत में लोग
नारे बुलंद करने लगते हैं लेकिन बात नहीं करते। तो बात हो प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध है बात, जिसको पढ़ के कई पीढ़ियां उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल पास कर गई। उस निबंध को कभी समय मिले तो गोल कीजिएगा, अगर उपलब्ध हो तो सर्च करके खोज करके या हार्ड कॉपी मिल जाए, पढ़िएगा जरूर। छोटा सा निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ। जोड़ेंगे हम अपने इसमें कि हर बार जाते जाते सबका एक एक रिकमेंडेशन लेंगे कि इस बार ये पढ़िए या ये देखिए। और पढ़े ना पढ़े, जान जरूर लीजिए, जानना बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों के बारे में लिखें। एक मेरा छोटा सा अनुरोध है इस कार्यक्रम को लेकर के, वो ये है कि आप लोग विषय वस्तु में किस तरह की चीजें चाहते हैं, जो ताऊ ने ऑलरेडी कहा है, किस तरह की और चीजें चाहते हैं, वो आप लोग जरूर बताएं। ये कतई आवश्यक नहीं कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन जो हमको उपयुक्त लगेगा हम मानेंगे जरूर। और एक बात मैं कह देता हूँ, फिर कुलदीप इसको समेट देंगे लास्ट में, कि हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि डरना जरूरी है, अंत कर रहे हैं बोलना जरूरी है। तो बस हम बोलते हैं, सुनने के लिए आइए। ठीक है, तो 3 ताल का ये तीसरा एपिसोड था। एक बार फिर से ईमेल आईडी बता देता हूँ, radio@aajtak.com पर। अभी आप इसको aajtak.in/radio, ये जो कि हमारा वेब एड्रेस है, वहां पर आके सुन सकते हैं। बहुत जल्द ये पॉडकास्ट हो सकता है, ये वाला एपिसोड भी आप 2-3-4 दिनों में गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, कास्ट बॉक्स, ये जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब पर ये उपलब्ध होगा, ये वाला। बाकी हमारा आज तक रेडियो के जो और बाकी पॉडकास्ट हैं, आज का दिन, दिन भर पॉडकास्ट, कोरोना कवरेज, जो आप लोग ऑलरेडी सुनते हैं, वो तो हैं ही उन प्लेटफॉर्म्स पर। चूंकि ये नया शो है तो अब ये भी आ रहा है, आ जाएगा, इसी हफ्ते आ जाएगा। तो आप अगर वहां सुनते हैं, रेगुलर लिसनर वहां के हैं, तो वहां पर भी हमें सुन सकते हैं। radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी है। बहुत शुक्रिया आपका ये सुनने की। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।